डीपी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स रिसेंटली रिलीज हुए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी नए बने हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपडेटेड रहो चीज़ों के लिए। ओके। और डीपी के बाद हम बिजॉप्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कवर करेंगे, जैसे हम पार्टनर पोर्टल जो लॉगिन करते हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो कोई क्लाइंट मांगे तो आप उन्हें दे सकते हो। ओके। सो ऑन दैट नोट आई स्टार्ट माय सेशन, बट एम आई चैट पे कंफर्मेशन है कि मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है। प्लीज कंफर्म वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल एवरीवन। इज इट क्लियर? Oh, fantastic, fantastic. So thank you so much यार for confirmation. क्या नाम था? राम कुमार जी, अगर वॉइस आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार नेट कनेक्शन या ऑडियो कनेक्शन चेक कर लीजिए आपके यहाँ पे भी, सो बेटर होता। हाँ, आज का सेशन हिंदी में ही होगा सर, डोंट वरी सुरेश जी, डोंट वरी, हिंदी में लूंगा। ओके, कल से अपना सेम सेशन स्टार्ट होगा, सेम टॉपिक जो पुराने हमने किए बट इंग्लिश में होंगे कल से सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन में अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, सो नोटपैड और पेन ले लीजिएगा। तो जो सर्कुलर्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए तो प्लीज नोट करते रहिएगा, और क्वेरीज होंगे तो लास्ट में जरूर आंसर करना और एड्रेस करना ताकि मैं आंसर कर पाऊँ। सो पहला जो मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहूंगा डीपी में, डीपी प्रोसेस से रिलेटेड। मीटिंग अश्विनी अश्विनी कुमार जी, नहीं, मीटिंग्स का रिकॉर्डेड नहीं है, इसका रिकॉर्डेड वर्जन हर एक टॉपिक का हमने पाठशाला में वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। ओके, एक्चुअली कैसा है कि ये रिकॉर्डिंग जो रहता है वो कन्वर्जेशन के साथ रहता है, तो इट इज नॉट गुड, प्रोफेशनल नहीं है। तो हमने एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग बनाया हुआ है हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, आपके पाठशाला में जर्नी असाइन की हुई है, तो जिन लोगों ने भी अब तक स्टार्ट नहीं किया है एटलीस्ट शुरुआत कर दे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो पहला मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है डीआईएस एग्जीक्यूशन। डीआईएस एग्जीक्यूशन, क्योंकि इसमें जो चेंज जो हुआ है वो चेंज ये है कि आपका लॉकडाउन के पहले जो प्रोसेस चलता था और लॉकडाउन में जो है वो थोड़ा चेंज है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे कुरियर सर्विसेज चालू नहीं थी, तो वो लोग डीआईएस स्लिप भेज नहीं पा रहे थे हेड ऑफिस में ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। तो उसमें हमने क्या बदलाव लाए ताकि आप लोगों को एज ए बिजनेस पार्टनर आपको कन्वीनियंट हो सके डीआईएस को एग्जीक्यूट कराने में, वो मैं आपको गाइड करूंगा। स्टैंडर्ड प्रोसेस और साथ में लॉकडाउन में जो चल रहा है वो प्रोसेस दोनों। ठीक है। सेकेंडली, जैसा कि ये आपको बता दूं कि ये वीडियोस कहाँ अवेलेबल है, लेट मी जस्ट लॉग इन वन ऑफ अ पार्टनर। सो आप ट्रेनिंग एंड यूटिलिटी में पाठशाला में अगर आप जब जाएंगे, आप मोबाइल ऐप या फिर आई मीन टू से वेब लॉगिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका पाठशाला लॉगिन हो गया। जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे एक ऑप्शन आएगा, वन जर्नी असाइन टू यू। अब ये जर्नी में आप जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको ऑपरेशन से रिलेटेड जर्नी है, साइकिल चलाता हुआ एक बंदा दिखेगा, तो आप यहाँ पे व्यू ऑल कर दो, बेटर है। तो आप जैसे थोड़ा बाजू में आइए, आपको ऑपरेशन का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऑपरेशंस में पहले बेसिक बताया जाएगा कि जीएसटी क्या होता है, ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का चेकलिस्ट का एक्सप्लेनेशन है, फिर फॉर्म कैसे फिलअप करना है, जिसमें हम और वीडियोस डालने वाले हैं, अंडर डेवलपमेंट में है वो वीडियोस। फिर कैसे डेटा पंचिंग करना है, ओरियन लाइट टर्मिनल का वीडियोस हिंदी इंग्लिश, आरएमएस के बारे में है आपका। फिर ये जो आज का जो मैं सेशन ले रहा हूँ डीपी का, पूरा बैंकिंग डीपी का पूरा वीडियोस है, सारे ट्रेड रिलेटेड रिपोर्ट्स है बिजॉप्स बैक ऑफिस के। तो ऐसे सब छोटे छोटे वीडियोस है, मतलब 10-12 मिनट्स 15 मिनट्स के वीडियो, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो कुछ एक वीडियोस आपको 20 मिनट्स के ऊपर मिलेगा, आके सब छोटे छोटे वीडियोस है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। सो ऑन दैट नोट लेट मी स्टार्ट विद टुडे सेशन डीएस एग्जीक्यूशन। सो डीएस का एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसा है? सो बेसिकली क्या कोई मुझे बता सकता है कि डीएस किस लिए काम आता है, कौन से बेसिक पर्पस के लिए डीएस काम आता है?
Anyone from the team, it would be helpful. Let make the session interactive. बोरियत जैसा नहीं चाहिए कि मैं ही बोलता रहूं. सो ओके, फर्स्ट आंसर स्टॉक ट्रांसफर के लिए मिल गया. देवेंद्र जी, सोनाली ने, राजेश ने बोल दिया कि शेयर ट्रांसफर के लिए काम आता है. और किस लिए काम आता है? एग्जैक्टली. शेयर ट्रांसफर वही ऑफ मार्केट शेयर ट्रांसफर ही है. उसके अलावा कौन है? उसके अलावा भी एक चीज के लिए काम आता है. नहीं, डीमटेरियलाइज के लिए नहीं आता है संदीप जी. प्लेज नहीं, प्लेज के लिए भी जरूरत नहीं है. एक ही आंसर सही आया है पूरे इसमें से. यस, दोज हु हैव नॉट पीओए, विच इज नथिंग बट अ सेटलमेंट. तो पे इन के लिए भी काम आता है. तो स्लिप, डीआईएस स्लिप जो है दो चीजों के लिए यूजफुल है. वो है आपका, एक तो पे इन कराने के लिए जहां पे क्लाइंट का पावर ऑफ अटॉर्नी एक्टिवेट ना हो. ओके, वो अलग बात है कि हमारे पास अब वो ऑप्शन आ गया है कि हम टीपिन के थ्रू भी कर सकते हैं, डीएस देने की जरूरत नहीं है. बट एक्चुअल यूज उसका पहले पे इन के लिए होता था. 2010 के पहले जब पीओए का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने याद है मैंने फर्स्ट सेशन में ही बोला था, जब पीओए का कॉन्सेप्ट नहीं था तब क्या करते थे लोग? स्लिप देके पे इन के लिए लगवाते थे ब्रोकर के पास. तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था. सेकंड, शेयर ट्रांसफर के लिए का काम आता है कि जहाँ पे एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर सकते हो. तो शेयर ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं. एक है आपका ऑफ मार्केट और इंटर डीपी, जो कि ऑलरेडी चैट पे मेंशन है. तो बेसिकली ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसा है कि ऑफ मार्केट में जो शेयर ट्रांसफर हो रहा है वो आपका सेम डिपॉजिटरी में हो रहा है. ओके, मतलब मोतीलाल टू मोतीलाल एग्जाम्पल, या फिर आप बोलो कि जहां पे डिपॉजिटरी सेम है. मोतीलाल का जो टाइप है वो है सीडीएसएल के साथ. अब आप सपोज आपके क्लाइंट एंजल ब्रोकिंग में स्टॉक ट्रांसफर कराना चाहते हैं. ओके, तो वो केस में एंजल ब्रोकिंग भी सीडीएसएल के साथ है. तो सिस्टम जो आप हमारे यहाँ पंच करोगे शेयर ट्रांसफर का रिक्वेस्ट, वो ऑफ मार्केट करके करोगे. ठीक है. वैसे ही अगर सपोज सामने वाले का डीपी एनएसडीएल है और हमारा सीडीएसएल है, तो जब आप ट्रांसफर करने जाओगे तो सिस्टम में जो रिक्वेस्ट आप पंच करोगे वो इंटर डीपी करके पंच करोगे. एब्सोल्युटली राइट. तो यही चीज आपको ध्यान देनी है कि रिक्वेस्ट कैसा है उसके हिसाब से पंचिंग करो. पता चला रिक्वेस्ट कुछ और पंच और कुछ कर दिया, सेटलमेंट नंबर गलत डाल के, तो आपका पूरा मेहनत पानी में, रिजेक्शन आ जाएगा. ठीक है. तो उससे रिलेटेड एक अपडेटेड पीडीएफ है मेरे पास जो हमने बनाया है. ये कस्टमर सर्विस पेज पे अपडेटेड है जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था. तो ये जरूर रेफर करिएगा. तो इसका मतलब जो नए हैं उनके लिए एक बार रेफरेंस करने के लिए अच्छा है, जहां पे क्लियर मेंशन है कि सीडीएसएल से सीडीएसएल रहेगा तो उसको ऑफ मार्केट कहते हैं. इंटर डिपॉजिटरी मतलब अक्रॉस द डिपॉजिटरी. और ऑन मार्केट भी एक टर्म आता है जो कि हम बोलते हैं पे इन के लिए, जिसका मैंने बताया स्लिप पे इन के लिए भी यूज होता है. मान के चलिए एग्जांपल, अगर मोतीलाल में क्लाइंट का ट्रेडिंग अकाउंट है खाली. ओके, क्लाइंट का ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ मोतीलाल में है, बट उसका, तेजल वेबिनार में कॉल करता हूँ. ओके, तो क्लाइंट का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मोतीलाल में. अब उसका डीपी है कोई सपोज एचडीएफसी में, जो कि मोतीलाल में मैप्ड है. ओके, बाहर का डीपी है. अब क्लाइंट अगर मोतीलाल में सेल कर रहा है तो अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एचडीएफसी के डीपी को इंस्ट्रक्शन दे कि उसका स्टॉक मोतीलाल के पूल अकाउंट में आना चाहिए. अगर नहीं आया ट्रांसफर करके वाया डीआईएस के थ्रू, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्शन चला जाएगा. तो उसको उसके डीपी में इंस्ट्रक्शन करना है कि पे इन के लिए मोतीलाल में देवे. तो वो केस में वो ऑन मार्केट ट्रांसफर कहलाता है. चाहे वो बाहर के डीपी से अपने पास हो या अपने डीपी से उसके, मतलब अपने यहाँ से बाहर के ब्रोकिंग के पूल अकाउंट में हो. ठीक है. तो वैसे टर्म्स को जो बोला जाएगा ऑन मार्केट बोला जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या मैंडेटरी है मोतीलाल में? एक चीज का कंसेप्ट है, अगर कोई शेयर ट्रांसफर करने के लिए डीआईएस दे रहा है तो खाली डीआईएस नहीं देगा. डीआईएस के साथ साथ उसको एक एनेक्शर का कॉपी मैंडेटरी है. क्या मैंडेटरी है? एनेक्शर. एनेक्शर का मतलब जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट कॉपी, अपनी भाषा में बोले उसको एक्नॉलेजमेंट कॉपी बोलो. ठीक है. अपडेटेड एनेक्शर का फॉर्मेट बिजॉप्स में डाउनलोड्स में अपडेटेड है. आई रिपीट, अपडेटेड वर्जन का एनेक्शर कॉपी. नोट कर लो बात, बिजॉप्स के अंदर जब आप लॉगिन करोगे, चलो ये लॉगिन ये बता देता हूँ. ऑप्स में बिजॉप्स में जाना है आपको. यहाँ पे इंफॉर्मेशन में डाउनलोड्स, डाउनलोड फॉर्म्स नहीं, डाउनलोड्स. यहाँ पे आपको सारे वर्जन के अवेलेबल है. एनेक्शर का कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए,
ऑन मार्केट अनेक्सर, जहाँ पे तीनों है, इंटर डिपॉजिटरी, इस पे क्लिक करोगे तो तीनों मिल जाएगा आपको, इंटर डिपॉजिटरी, ऑन मार्केट और ऑफ मार्केट। तो जैसा रिक्वेस्ट आएगा आपको वैसा स्लिप के साथ आपको ये देना है अनेक्सर, तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब वो रिजेक्शन आ जाएगा आई मीन टू से। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, 2018 में ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप सेटलमेंट नंबर, मतलब कभी ऑन मार्केट का केस आता है आपके पास, मान के चलो मोतीलाल में माल बेच दिया है पर शेयर दूसरे डीपी में पड़ा हुआ है, तो वो केस में आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि सेटलमेंट नंबर जो आप देंगे आपके क्लाइंट को वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी का ही होगा, भले उसने एनएससी में माल बेचा हो, आपको सेटलमेंट नंबर सिर्फ और सिर्फ बीएससी का ही देना है। यहाँ पे मेंशन है, ऑलवेज शेयर बीएससी सेटलमेंट नंबर फॉर इन इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन मेड इन एनएससी और बीएससी। क्यों? क्योंकि 2018 में मोतीलाल ओसवाल ने बीएससी को अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चूज किया है। ओके, दैट मींस जो भी सिक्योरिटीज का या फंड का जो सेटलमेंट होगा जो T+2 डे में होता है वो बीएससी ही करेगा। इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी देखो, अगर आपने एनएससी में माल बेचा रहेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऊपर बीएससी लिख के आएगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ओके, तो एक बार देख लेना। तो कहने का मतलब है कोई भी क्लाइंट काम एनएससी में कर रहा है, आप सेटलमेंट नंबर बीएससी का दोगे, और कहां से दोगे, सेटलमेंट नंबर अपना सीबॉस में अवेलेबल है, सेटलमेंट कैलेंडर में, कॉमन मास्टर में, सेटलमेंट कैलेंडर के अंदर जाके बीएससी का निकाल के दे दीजिएगा वो डेट का जिस दिन उन्होंने माल बेचा है। क्लियर? अब यहाँ पे आपके रेडी रेफरेंस के लिए हमने अवेलेबल करके रखा है, ये एक्सचेंज रहेगा, ये एनएसडीएल का अकाउंट नंबर और ये सीडीएसएल का अकाउंट नंबर, तो जिसको हम सीएमबीपी आईडी बोलते हैं, जब आप दोगे सामने वालों को, तो बीएससी का जब आप क्लियरिंग मेंबर आईडी दोगे तो अगर एनएसडीएल का मांगता है तो एनएसडीएल का दो, सीडीएसएल का मांगता है तो सीडीएसएल का दो, मार्केट टाइप रहेगा रोलिंग मार्केट, और सेटलमेंट नंबर बीएससी का रहेगा, स्टार्टिंग 11100 फॉलोड बाय सेटलमेंट नंबर, नोट कर लो। ओके, 11100 फॉलोड बाय द बीएससी सेटलमेंट नंबर, ये आपका बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं पंचिंग कैसे करना है वो देखते हैं कि किस तरीके से शेयर का रिक्वेस्ट ट्रांसफर करना है एक डीपी से दूसरे डीमैट अकाउंट में। उसके लिए डीपी का एक पूरा मॉड्यूल अवेलेबल है, डीपी मॉड्यूल, जहाँ पे सारे एक्टिविटीज डीपी से आप परफॉर्म कर सकते हो। तो डीपी में आपको ऑप्शन दिया हुआ है डीआईएस एग्जीक्यूशन, तो जैसा रिक्वेस्ट है आप वैसा यहाँ पे रिक्वेस्ट पंच करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मैं ऑफ मार्केट का पंच करके, मतलब एक सैंपल बता देता हूं आपको। सभी लोगों ने डीआई स्लिप देखा है? इफ नहीं तो मैं बताता हूं, उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूं। किसी ने डीआई, सबने डीआई देखा है, डीआई स्लिप? तो एक जन का आंसर है नहीं। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, तो मैं एक ग्रीन स्लिप, हाँ ग्रीन स्लिप जैसे ही रहता है वो। ठीक है, मैं एक बार एक स्लिप दिखाता हूं आपको, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, एक सेकेंड। एक सैंपल है, ये सैंपल के लिए मैं आपको खाली बता रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके का स्लिप रहता है, डीआई स्लिप। क्लाइंट को अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे अगर रिक्वेस्ट करता है तो मिल जाता है, ना तो बाद में भी वो मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का डीआई स्लिप दिखता है, जहां पे क्लाइंट का स्लिप नंबर, चेकबुक रहता है ना वैसा स्लिप का बुक जाता है उसको, डीआई स्लिप का अलग अलग सीरीज के नंबर का। तो ये पहला नंबर का सीरीज है, फिर दूसरा स्लिप का दूसरा नंबर होगा, यहाँ पे उसका डीमैट अकाउंट नंबर रहता है। अब उसको कैसे ट्रांसफर करना है, ऑफ मार्केट ट्रांसफर करना है, ऑन मार्केट पेन के लिए देना है, या इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे वो मेंशन आएगा। ओके, कौन से स्क्रिप्ट ट्रांसफर करने हैं, एक स्लिप में 5, मतलब एक डीआई स्लिप पे वो 5 स्क्रिप्ट ट्रांसफर कर सकता है एक डीमैट से दूसरे डीमैट अकाउंट में। ओके, और अब आपके दिमाग में क्वेरी आएगा, यार मेरा एक ऐसा क्लाइंट है जिसका 20 स्क्रिप्ट है, उसको ट्रांसफर करना है, तो क्या हर स्क्रिप्ट के 5 स्क्रिप्ट के लिए क्या उसको अलग अलग देना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। ओके, अब ये केस में अगर उसको सपोज 20 स्क्रिप्ट ट्रांसफर करना है तो हर 5 स्क्रिप्ट के लिए एक अलग गैस देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्रिप्ट अनेक्शर। क्या बोलते हैं? मल्टीपल स्क्रिप्ट अनेक्शर। उसका भी फॉर्मेट बिजॉप्स में डाउनलोड्स में अवेलेबल है, जो मैंने यहाँ पे दिखा है, ये देखिए 7वां नंबर डीआईएस मल्टीपल स्क्रिप्ट अनेक्शर। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? वैभव जी, गजानन जी,
रिक्वेस्ट करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस मैं लास्ट में लेता हूँ, खाली कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, आपका ऑटोमेटिकली डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं प्लेज पे भी आने वाला हूँ आगे, कैसे नया डीएस देना है उसका भी आंसर कर दूंगा, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट। अब डीएस मल्टीपल स्क्रिप्ट कनेक्शन का क्या फायदा है? अब इसका फायदा क्या है सुनो। अब यहाँ पे ना, जैसे हम चेकबुक पे कैंसिल क्रॉस कैसे करते हैं, कैंसिल्ड, बीच में हम लोग कैंसिल पूरा कर देते हैं, कुछ लिखते नहीं है, तो सेम वैसा अपने को यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बड़े अक्षर में एस पर एनेक्सर का वर्ड लिख दो। तो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, ये स्लिप के साथ ओके आप एक मल्टीपल स्क्रिप्ट अनेक्सर का कॉपी भी दे रहे हो, जिसमें आप एक्सेल का फॉर्मेट रहेगा जहां पे पूरे आप सीरीज जितने भी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट स्पेसिफाई कर रहे हो बस। ओके तो वो आप स्लिप दोगे तो भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि हर एक इसके लिए आप अलग अलग स्क्रिप्ट दें। ओके फिर यहाँ पे क्लाइंट का जो भी सिग्नेचर है एज पर डीपी उन्हें वो मेंशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट ने जो स्लिप पे रीजन लिखा है ट्रांसफर करने का और जो एनेक्शर पे रीजन लिखा है ट्रांसफर करने का, वो दोनों रीजन मैच होने चाहिए आपके पंचिंग से। जब आप यहाँ पे स्क्रीन पे मतलब जो अभी दिखाऊंगा आपको, जब आप पंचिंग करोगे तो सेम रीजन होना चाहिए। अगर रीजन मिसमैच हुआ, यहाँ पे गिफ्ट है और वहां पे आप कुछ ले रहे हो ऑफ मार्केट ट्रांसफर में, जैसे कि ट्रांसफर टू सम अदर अकाउंट, तो आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना, जैसा रीजन क्लाइंट ने लिखा वैसा ही रीजन आप सिस्टम में ऑप्शन ड्रॉप डाउन में पंच करें फर्स्ट। ओके और एग्जीक्यूशन डेट का क्या रोल है वो मैं पंचिंग के टाइम पे मतलब एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आपको गाइड करूंगा कि एग्जीक्यूशन डेट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ये स्लिप आपका दिखता है। नाउ लेट्स कम टू द पंचिंग पार्ट। पहला पेज आपका आएगा डैशबोर्ड पेज, जहां पे आपके हाफ पंच और रिजेक्शन केसेस दिख रहे हैं। देखिए मेकर इन प्रोग्रेस इट्स नथिंग बट योर हाफ पंच केसेस, प्री अप्रूवल रिजेक्टेड, मतलब ये रिजेक्ट हो गए हैं आपके, ठीक है? और रिजेक्शन का रीजन भी बाजू में रहता है। नया पंच करने के लिए एड न्यू आइकन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पीडीएफ का थोड़ा हेल्प ले लूंगा। जस्ट अ सेकेंड। प्लीज स्टे कनेक्टेड, इट्स लाइक वो हैंग हो चुका है। ठीक है, सो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्लिप नंबर डालेंगे। जो क्लाइंट ने जो आपको स्लिप दी है, वो स्लिप पे जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया, आपको वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही स्लिप पे आप वो नंबर डालेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लाइंट का पूरा डिटेल फेच कर लेगा, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग स्लिप है। तो एग्जिस्टिंग स्लिप पे जो क्लाइंट का नाम रहेगा, उसका डीमैट अकाउंट नंबर रहेगा, उसका ब्रोकरेज स्कीम, फ्रेंचाइजी का क्या नाम है, डिटेल, वो सब आ जाएगा। जैसे आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए क्लाइंट का नाम और डीमैट अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है, ठीक है? जैसे स्लिप नंबर डालते ही क्लाइंट का नाम और उसका डीमैट अकाउंट नंबर दोनों आ जाता है। अब आपको ध्यान क्या देना है, टारगेट आईडी का। अब टारगेट आईडी मतलब कि वो आईडी जहां पे क्लाइंट शेयर ट्रांसफर करके लेके जाना चाहता है। अब वो जहां लेके जाना चाह रहा है उसका डीमैट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। बट जो नंबर आप देंगे यहाँ पे, जो डीमैट अकाउंट नंबर देंगे, अगर ये नंबर मोतीलाल का ही है, मतलब मोतीलाल टू मोतीलाल में ही शेयर ट्रांसफर हो रहा है, तो क्लाइंट का नाम और डीमैट का नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आई रिपीट, अगर सामने वाले का डीपी आईडी भी मोतीलाल का है ना, तो उसका नाम और डीमैट अकाउंट का नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। बट अगर ये किसी और डीपी में जा रहा है, तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम और डीपी का नाम अपने को मैन्युअली एंटर करना है। एग्जांपल एचडीएफसी सिक्योरिटीज, क्लाइंट का जो भी नाम है हमें वैसा लिखना होगा, ओके? जो उसके डीपी में है वो आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट आपको रीजन चूज करना है, ट्रांसफर रीजन की, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या रीजन है, गिफ्ट है कि ट्रांसफर खुद के अकाउंट में कर रहे हैं या पेन के लिए दे रहे हैं, जो भी है। तो जो आपका यहाँ पे ट्रांसफर रीजन है, वो वही रीजन होगा जो अपने क्लाइंट ने स्लिप पे मेंशन किया होगा, ओके? नेक्स्ट
यहाँ होल्डिंग पे क्लिक करना है आपको और चूज करना है कौन सा स्टॉक ट्रांसफर करके लेके जाना चाहते हो। ओके, तो जो भी चेकबॉक्स पे क्लिक करो और ऐड टू ग्रेड कर दो, तो आपको सारे स्क्रिप्ट ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। कितनी क्वांटिटी है वो आप स्पेसिफाई करो, जो क्लाइंट ने स्लिप पे लिख के दी है 2 क्वांटिटी है 5 क्वांटिटी है स्क्रिप्ट के बाजू में, हो सकता है कि उसके पास 100 क्वांटिटी पर वो 50 ट्रांसफर करा रहा है, तो स्लिप पे जितनी क्वांटिटी मेंशन है आप वो क्वांटिटी मेंशन कर दो। ठीक है, एक वर्ड कहना चाहूंगा, पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स का काम है। अकाउंट ओपनिंग, डीपी, ये सब क्या है मालूम है, कहाँ अपने को दिमाग नहीं लगाना है जरा भी, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स का काम है। सर आपको ऑप्शन भरना है, जो ऑप्शन नाम दिख रहा है उसके हिसाब से खाली डिटेल फिल करना है अपने को। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि समझ में नहीं आ रहा हो वैसा, इट इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तब जैसे जैसे करते जाओगे आपको पता चलते जाएगा कि हाँ क्या ऑप्शन फिल करना है करके। ठीक है, फिर आपका एक बार पूरा डेटा भर के हो गया, आपका डेटा भर के जब अगर पूरा हो जाएगा, जैसे आपने ट्रांसफर क्वांटिटी डाल दिया, ओके, तो ट्रांसफर क्वांटिटी के बाद आपका पूरा डेटा फिल करके हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो आपने एक ब्लैंक स्पेस देखा ये वाला, जब आप डेट स्लिप पंच करते हो, एग्जांपल जैसे कि मैं एक स्लिप का यहाँ पे एक पंच करता हूँ, मैं एक स्लिप नंबर डालता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जीक्यूशन डेट आया। अब ये चीज अब यहाँ पे नहीं दिख रही है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो बिजनेस पार्टनर को एग्जीक्यूशन डेट का राइट नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? कि वो बिजनेस पार्टनर को एग्जीक्यूशन डेट का राइट नहीं है। और ना व्हाट इसका मतलब क्या है कि जिस पार्टनर को एग्जीक्यूशन डेट का राइट नहीं होता उनको प्री वेरिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। प्री वेरिफिकेशन मतलब वो स्लिप आप पहले प्री वेरीफाई करा दोगे, मतलब भेजने से पहले आप ये कंफर्म बता दोगे कि हाँ ये स्लिप मैं भेजने वाला हूँ, क्या सही है चेक कर लो। तो मोतीलाल आपको चेक करके कंफर्म कर देगा कि ओके है, तब आप स्लिप भेजोगे और हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब जिस बिजनेस पार्टनर को यहाँ पे डेट चूज करने का राइट है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा एग्जीक्यूशन डेट चूज करने का राइट आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो स्कैन बेस पे उसका स्लिप सेम डे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो ये जो मैंने आपको स्लिप बताई थी अभी एग्जाम्पल, ये देखिए ये स्लिप में एग्जीक्यूशन डेट का एक ऑप्शन है। तो अगर जिस बिजनेस पार्टनर को यहाँ पे एग्जीक्यूशन डेट का राइट आ रहा है तो वो यहाँ पे डेट डालेंगे। आज सब एग्जाम्पल 15 तारीख है, तो मैंने 15 तारीख का डेट डाला और स्लिप पे भी मैंने डेट क्लाइंट को बोल दिया कि भाई तू लिख दे वो डेट, तो सेम डे स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा उनके डीपी में और बाद में आप हार्ड कॉपी एचओ भेज सकते हैं विद इन 7 डेज। तो ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट जो पोस्ट लॉकडाउन फॉलो हो रहा था। बट लॉकडाउन में हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज किया है ताकि आपको सहूलियत मिल सके। कैसे? कि लॉकडाउन में आप हार्ड कॉपी कैसे भेजेंगे एचओ में? जिनके पास एग्जीक्यूशन राइट है उनको तो चिंता नहीं है, पर जिनके पास नहीं है उनको तो पहले हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा ना, तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम ना होने के लिए हमने एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल किया है। आपको करना क्या है, अब वो ध्यान से लिख के ले लो, कंफ्यूज मत हो ना, इसके लिए कह रहा हूं लिख के ले लो। तो वो केस में आप करिए क्या कि भले आपके पास यहाँ पे राइट्स ना हो, आप स्लिप पे क्लाइंट को बोलिए कि आप एग्जीक्यूशन डेट मेंशन कर दो, स्लिप पे यहाँ पे एग्जीक्यूशन डेट मेंशन कर दो। ठीक है, और आप वो स्लिप यहाँ पे जो पंचिंग के टाइम पे यहाँ पे आप पंच कर दे, मतलब अटैच कर देना अलोंग विद द एनेक्चर। रिक्वेस्ट एचओ में आएगा, हम उसे प्री वेरीफाई करेंगे। ओके, हम उसे प्री वेरीफाई करेंगे और प्री वेरीफाई करने के बाद हमने देखा कि हाँ सब प्रॉपर है और एग्जीक्यूशन डेट भी दिखा हुआ है क्लाइंट ने, तो सिर्फ आपको एक पैकेट नंबर देना रहेगा और हम स्कैन बेसिस पे ही आपका काम कर देंगे। आई रिपीट, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सा है, आपको एग्जीक्यूशन डेट डाल के ही स्लिप को अटैच कर देना है पंचिंग के टाइम पे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे पंच किया, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन नंबर आएगा, ट्रांजैक्शन नंबर आप यहाँ पे स्लिप पे लिख देंगे और एग्जीक्यूशन डेट के साथ। अब वो हो जाने के बाद यहाँ पे आप अटैचमेंट में आपका स्लिप अलोंग विद द एनेक्चर अटैच कर लेंगे और सेव करके सबमिट कर देंगे। रिक्वेस्ट आएगा एचओ में, हम वेरीफाई करेंगे आपका स्लिप में एग्जीक्यूशन डेट भी है और स्लिप भी प्री वेरीफाइड है। अब हमें पता चल गया कि आपका स्लिप प्री वेरीफाइड है, तो आपको करना क्या है?
आपको सिर्फ एक पैकेट नंबर हिट्स में से बनाना है और वो पैकेट नंबर खाली मेल कर देना है क्वेरी पे, या फिर आप अपने रीजनल ट्रेनर को भी बोल सकते हो कि ये पैकेट नंबर है, स्लिप एग्जीक्यूट करवाने का प्रोसेस करने बोल दीजिए। तो इससे क्या होगा, जैसे पैकेट नंबर एचओ में आ जाएगा, सेम डे आपका क्लाइंट का जो स्टॉक है ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे डीमैट अकाउंट में। ये फिलहाल टेम्पररी प्रोसेस है, जब एक बार स्टेबल हो जाएगा, जब उसके बाद फिर आपका हार्ड कॉपी आने के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये आई मीन टू से लाइक आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्री अप्रूव्ड है कि नहीं है। ओके, मतलब कैसे पता चलेगा कि इसने प्री अप्रूव्ड किया हुआ है। ठीक है, तो प्री अप्रूव करने के लिए वो केस में आपको एक रिपोर्ट का नाम है, डीपी में रिपोर्ट सेक्शन के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है मेकर चेकर रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट का रेफर करना होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट में से आपको यहाँ पे डीमैट चूज ये डीएस चूज करना है और आपको जिस डेट का पंचिंग किया रहेगा वो डेट, अदरवाइज स्लिप नंबर डाल के भी आप सर्च कर सकते हो, यू विल गेट द स्टेटस वेदर इट इज प्री अप्रूव्ड और इट इज रिजेक्टेड व्हाटसोएवर। ठीक है, और वहीं पे आपको यूनिक नंबर दिखेगा जिसका पैकेट बना के आपको अपने ट्रेनर को दे देना है ताकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर सके, या फिर आप खुद क्वेरी पे भेज के कस्टमर सर्विस में फोन करके बोल सकते हो कि एग्जीक्यूट करवा लो। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस जहां से आपको स्टेटस दिखेगा। एक और खास बात ये रिपोर्ट की कि ये रिपोर्ट में आपको अलग अलग स्टेटस और दिख सकते हैं, जो कि डीमटीरियलाइजेशन का भी स्टेटस आपको मेकर चेकर में ही दिखेगा, डीपी प्लेज का भी आपको यहीं पे दिखेगा। ठीक है, तो कॉमन रिपोर्ट है तीन चीजों के लिए। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस फॉर डीएस एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब इसमें नया कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं डीआरएफ का। ये था डीआरएस एग्जीक्यूशन का पार्ट, तीनों के लिए सेम रहेगा, पंचिंग का उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट अनेक्शर अटैच जरूर करिएगा। नेक्स्ट, इसके चार्जेस भी है, डीआरएस एग्जीक्यूशन जो करवाते हो इसका भी चार्ज है। तो इसका टैरिफ शीट आपके पास डीपी टैरिफ शीट अवेलेबल होगा जहां पे आप क्लाइंट का स्कीम टिक करते हो, जो भी डीपी स्कीम आप दे रहे हो। तो स्लिप का एमएफएसएल का ट्रांसफर चार्जेस कितना है कोई क्लाइंट पूछे तो आप टैरिफ शीट उन्हें गाइड कर देना कि इतना चार्ज लगेगा। कल चल के क्लाइंट आपके पास आके नहीं बोलना चाहिए हमें तो चार्ज के बारे में पता ही नहीं था, मेरे ब्रोकर ने तो मुझे बताया नहीं। तो वो सब चीज का एस्केलेशन अपने पास नहीं चाहिए, हो सके उतना ट्रांसपेरेंसी रख के काम करो। ओके, तो डीपी टैरिफ शीट बता दो कि इतना चार्ज है आपको देना पड़ेगा, मंजूर है तो आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट है डीमटीरियलाइजेशन। तो डीमटीरियलाइजेशन का सबको प्रोसेस पता है, इट्स लाइक कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, सॉरी फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और रीमटीरियलाइजेशन इसका उल्टा, इट्स लाइक फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो उसके भी चार्जेस है डीमटेरियलाइजेशन के, जो कि डीपी टैरिफ शीट में अवेलेबल है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो क्या सभी लोगों ने फिजिकल फॉर्म देख आई मीन टू से फॉर्म देखा है, डीआरएफ कैसा दिखता है, सर्टिफिकेट देखा है किसी का? अच्छा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट किसी ने नहीं देखा है क्या? ओके, बहुत से लोगों ने देखा है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। ठीक, तो मैं उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, लाइक मार्कशीट, हाँ बेस्ट एग्जांपल है, मार्कशीट जैसा रहता है। तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, उसके अंदर क्या आपको करना है, ध्यान क्या देना है वो खाली आप ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब सिंपल है। डीपी का, हाँ अब इसमें भी एक नया आ गया है कि भाई लॉकडाउन में कंसेप्ट चेंज हो गया है। ठीक है, अब लॉकडाउन में मेरा तो रिक्वेस्ट है मत भेजिएगा, कोई क्लाइंट का आता है ना डीआरएफ तो बोल देना भाई रुक जा, जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म नहीं होता तब तक डीआरएफ मत एक्सेप्ट करो। क्यों, उसका कारण मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि एक नया सर्कुलर रिलीज हुआ है 2 दिन पहले, तो वो मैं अपडेट देता हूँ, बट उससे पहले डीआरएफ का कॉन्सेप्ट समझ लो। अब ये डीआरएफ का कॉन्सेप्ट कैसा है, ये देखिए इस तरीके का फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आपको दिखता है, मतलब हर कंपनी के अलग अलग रहता है। अब ये बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है किसी का, और हर कंपनी का अपने अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है। जब अब बाद में चल के इलेक्ट्रॉनिक हुआ है ना, तो पहले जब पेपर ट्रेडिंग होता था तब ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ऐसे पकड़ाए जाते थे।
ओके, आई मीन आप लोगों ने बिग बुल देखा रहेगा तो आपको पता चल गया रहेगा कि पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, राइट? तो ये ऐसे सर्टिफिकेट इश्यू होता रहेगा। तब ये सर्टिफिकेट में सब मेंशन होता है कि क्लाइंट का क्या नाम है, उसने कितने मतलब क्वांटिटी का उन्होंने खरीदा ये कंपनी का शेयर, उसका क्या फोलियो नंबर है, उसका क्या डिस्टिंक्टिव नंबर है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें ना ऑलरेडी रहती हैं उसके अंदर प्रीफिल्ड। हमने सिर्फ पंचिंग के टाइम पे ना फिल इन द ब्लैंक्स का काम करना है, खाली ऑप्शन भरना है। तो ये है आपका डीमटेरियलाइजेशन का डैशबोर्ड पेज, जहां पे आपके एज यूजुअल हाफ पंच केसेस या रिजेक्शन केसेस दिखाई देंगे आपको। तो रिजेक्शन जो भी आएगा आपके डैशबोर्ड पेज में ही दिखेगा, इसी को डबल क्लिक करके आप आगे मतलब सेव और सबमिट कर सकते हो दोबारा रिजॉल्व करके जो भी रिजेक्शन है। नया के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब बिफोर आई स्टार्ट ये डीमटेरियलाइजेशन, फॉर्म कहां से मिलता है, किसी को पता है फॉर्म कहां से मिलता है? डीआरएफ का फॉर्म, कि फॉर्म का रिक्वेस्ट डालना पड़ता है? भाई अगर कोई क्लाइंट आके आपसे फॉर्म मांगता है तो आप क्या करते हो? हर्षी थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि बिजॉप्स में रिक्वेस्ट डालना है कि फॉर्म रेडीमेड अवेलेबल है? डाउनलोड, हाँ। तो ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्म का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं फॉर्म रिक्वेस्ट में जाके। तो फालतू का पैसा खर्चा मत करिए, रेडीमेड फॉर्म अपने पास अवेलेबल है, राइट? पहले एक टाइम था जहां पे हम फॉर्म का रिक्वेस्ट प्लेस करते थे जिसका चार्जेस हम भरते थे। तो अब जिस चीज का पैसा नहीं लग रहा है उस चीज का मत फालतू इस्तेमाल करो। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन में डाउनलोड्स के ऊपर डाउनलोड फॉर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डीआरएफ फॉर्म, म्यूचुअल फंड के डीआरएफ फॉर्म, प्लेज का फॉर्म, डीपी प्लेज का फॉर्म, ये सब अवेलेबल है। डीपी अनप्लेज का फॉर्म, हर टाइम आप क्लिक करोगे ना हर टाइम एक नया फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो कोई फॉर्म का ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, मैं डीआरएफ फॉर्म डाउनलोड करता हूँ। अब ये डीआरएफ फॉर्म में दो कॉपी रहेगा, एक ये आरटीए का कॉपी और एक ये एमओएफएसएल का कॉपी। तो ये यहाँ पे देखो डीआरएफ नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो यही डीआरएफ नंबर जो क्लाइंट को फॉर्म फिलअप करने के लिए देंगे, आपको भरने के बाद यहाँ पे पंचिंग करना है डीआरएफ नंबर डाल के। यस, हर टाइम आप क्लिक करोगे हर टाइम एक नया नंबर का फॉर्म डाउनलोड होगा, नंबर का एक फॉर्म डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने डीआरएफ नंबर डाला, आप चूज कर लो कि आपको क्या डीमटेरियलाइज करना है। इक्विटी है, बहुत से क्लाइंट क्या करते हैं म्यूचुअल फंड का उनके पास पुराना फिजिकल लिया हुआ पड़ा हुआ है, अब वो उनको डीमटेरियलाइज कराना है। बहुत से लोगों के पास फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं उनको डीमेट, तो जैसा ऑप्शन है वैसा आप चूज करिए, ठीक है। क्लाइंट का डीमेट अकाउंट नंबर डालिए तो क्लाइंट का नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। फिर कौन सा शेयर वो डीमटेरियलाइज करना चाहते हैं, तो एक फॉर्म पे एक शेयर सर्टिफिकेट डीमटेरियलाइज होता है, ये ध्यान रखना। ये फॉर्म है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी ओपन करके बताया, तो यहाँ पे एक कंपनी का ही एप्लीकेबल है। अगर आपके पास 10 कंपनी के अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट है तो 10 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, ओके। तो वो ध्यान देना, मिक्स मत कर देना। तो एट अ टाइम आप पंचिंग के टाइम पे एक कंपनी का यहाँ पे नाम डाल के कर पाओगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपके पास नाम नहीं है तो आईएसआईएन नंबर है तो उससे भी सर्च करके आप कर सकते हो। अब ऐसा भी होता है कि एक कस्टमर के पास सेम कंपनी है, जो मैंने एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना बैंक ऑफ इंडिया के, 10 अलग अलग सर्टिफिकेट है, कंपनी एक ही है, सर्टिफिकेट अलग अलग है। हो सकता जैसे कि आपने पहले 100 क्वांटिटी खरीदा, फिर 100 क्वांटिटी खरीदा, फिर 50 क्वांटिटी खरीदा, तो कंपनी अपने बैंक ऑफ इंडिया का ले रहे हो पर अलग अलग क्वांटिटी में ले रहे हो, तो आपको अलग अलग सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है, पर उसका फोलियो नंबर एक ही रहेगा, ओके। सर्टिफिकेट नंबर आपका ये डिस्टिंक्टिव नंबर है ना वो अलग खाली होगा, ठीक है। फोलियो नंबर एक रहेगा। तो एग्जाम्पल ये मैं क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना लमसम पूरा डालना है, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट। एग्जाम्पल आपके पास 10 सर्टिफिकेट है तो आपको 10 लिखना है, पर वो 10 का बाइफर्केशन आपको नीचे देना पड़ेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल मैं आपको पीडीएफ से थोड़ा गाइड करता हूँ, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन द सेम। ये देखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लाइंट को जेएसडब्ल्यू डाला, यहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट लिखा। अब वो एक सर्टिफिकेट है इसके लिए मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, क्वांटिटी, डिस्टिंक्टिव कहाँ से आ रहा है, ये सब इस पे लिखा हुआ है। फिजिकल जो शेयर सर्टिफिकेट है
इस पे लिखा हुआ है वही मैं भर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसके बाद सपोज 10 सर्टिफिकेट होता, तो पहले सर्टिफिकेट का आपको क्वांटिटी यहाँ पे लिखना है, फिर दूसरे सर्टिफिकेट का क्वांटिटी कितना है वो लिखना है, ऐसे ऐड करते आपको जाना है। यहाँ पे ऐड आइकन दिया होगा, यहाँ पे जो लिखोगे आप क्वांटिटी और ये लमसम लिखोगे, बाकी उसका बाइफिकेशन आपको नीचे देना है। ओके, दैट्स इट। अब एक बार ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का काम हो गया, उसके बाद आपको सेव करना है, और उसके बाद अटैचमेंट में क्या अटैच करोगे, डीआरएफ फॉर्म जो क्लाइंट का साइन किया हुआ है और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज अटैच करके सेव करके सबमिट कर देना। बट ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है ऐसे ही मत अटैच कर देना, ये नोट कर लो जो मैं बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट अभी आगे बताता हूं, अभी हमने क्या चालू किया है। यहां पे ये 2 होल दिख रहे हैं, पंचिंग मशीन सबको पता होगा, यहाँ पे 2 होल करना मैंडेटरी है। और यहाँ पे सरेंडर फॉर डिमटेरियलाइजेशन का स्टैम्प, जिनके भी जो भी बिजनेस पार्टनर है जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो बनवा के ले लो, ये फॉर्मेट है, ऐसा फोटो ले लो। सरेंडर फॉर डिमटेरियलाइजेशन, डीपी का नाम होगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये सिक्योरिटीज है, पर चेंज खाली इतना ही है कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। तो ये स्टैंप बनवा लो, और जब कभी भी आप सर्टिफिकेट भेजो तो यहाँ पे थप्पा मारना और यहाँ पे 2 होल करना। अब ये होल बोलो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो होल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दर्शाता है कि क्लाइंट अपना शेयर सरेंडर कर रहा है डिमटेरियलाइज करने के लिए। ऐसे अभी देखा गया कि होल ना होने के कारण भी रिजेक्शन निकला है, तो गलती मत करना, ये होल कर लेना और सरेंडर का थप्पा मार देना। जिनके पास नहीं है स्टैम्प बनवा के ले लो। अब अगर ये सब परफेक्ट है तो डीआरएफ फॉर्म के साथ ये शेयर सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी आप अटैच कर सकते हो। जब रिक्वेस्ट आप सबमिट कर दोगे, रिक्वेस्ट एचओ में आएगा, हम उसे प्री वेरीफाई करेंगे। प्री वेरीफाई का स्टेटस आपको मेकर चेकर में ही दिख जाएगा कि हाँ प्री वेरीफाइड है, तब आप फिर वो हार्ड कॉपी बना के एचओ में भेजिए। जैसे ही आपका हार्ड कॉपी मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाएगा, हम आरटीए को भेज देंगे प्रोसेसिंग के लिए। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। ओके, अब चैलेंज किधर आ रहा है, लॉकडाउन में। अब लॉकडाउन में कुरियर सर्विसेज बंद है, कोई क्लाइंट अर्जेंट आके बोल रहा है कि मुझे डिमटेरियलाइज करवाना है, तो क्या करना होगा। तो उसके लिए 3 दिन पहले एक नया सर्कुलर लागू हुआ है, वो सर्कुलर आपको मैं पहले बता देता हूं। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा हर सेशन में रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा टाइम ना सर्कुलर रीडिंग में भी दे दो। कहाँ गया वो, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सर्कुलर नंबर 9 अप्रैल को ही आया है, आज से 5-6 दिन पहले। प्रोसेस फॉर डीपी एक्टिविटीज ऑन स्कैन ड्यू टू पेंडेमिक। तो सारे एक्टिविटीज, चाहे वो डीआरएफ हो, डीआईएस का तो मैंने अभी बता दिया, ट्रांसमिशन से रिलेटेड केस हो, आपके क्लोजर कम ट्रांसफर हो डीपी से का, या डीआरएफ हो, ये सब आपको स्कैन पे हम करके दे रहे हैं। पर डीआरएफ के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डीआरएफ में यहाँ पे देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फिजिकल डीआरएफ we will generate the DRN and provide it to you. DRN मतलब डीमैट रिक्वेस्ट नंबर, and provide it to you. Forward the certificate directly to RTA from your end. मतलब जब कुरियर सर्विस ही अवेलेबल नहीं है और क्लाइंट घाई कर रहा है, तो वो हम क्या बोल रहे हैं कि आप ही अपने एंड से आरटीओ को भेज दो, हम आपको एक नंबर जनरेट करके दे देंगे। ठीक है, तो वो अगर हैक्टिक नहीं पालना है तो बेटर है लॉकडाउन खत्म होने तक किसी का एक्सेप्ट मत करिए। अगर अर्जेंसी है तो फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब प्रोसेस कैसा है अब वो समझो। मैंने जो बताया अब तक स्टैंडर्ड प्रोसेस था, तो लॉकडाउन में क्या प्रोसेस है वो समझो। लॉकडाउन में ऐसा रहेगा कि क्लाइंट मतलब बिजनेस पार्टनर जब यहाँ पे डेटा पंच कर लेंगे और सर्टिफिकेट अटैच करके सबमिट कर देंगे, हम उसे प्री अप्रूव करेंगे। एज पर द नॉर्मल प्रोसेस हम उसे प्री अप्रूव करेंगे। प्री अप्रूव्ड होने के बाद आपको करना क्या है, आपको पैकेट नंबर जनरेट करके, मैं 2 मेल आईडी दे रहा हूं, वो नोट कर लो सब लोग, वो मेल पे मेल भेजना है। मेल आईडी है paresh.mehta@motilal-oswal.com। आई रिपीट, paresh.mehta@motilal-oswal.com, paresh.mehta@motilal-oswal.com। और दूसरा है
जस्ट अ सेकेंड। ना हरी शेत, HARI, हरी डॉट शेत। ओके, बेटर है मैं चैट बॉक्स पे लिख देता हूँ, गिव मी मोमेंट। ये दो आईडी जो मैंने चैट पे मेंशन की है, इस पे आपको क्या लिखना है, उस पे आपको मेंशन ये करना है कि ये मैंने आई मीन टू से आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना। इट्स लाइक कि आपको बताना सिर्फ ये है कि आपने DRF फॉर्म जो है प्रोसेसिंग के लिए लिया हुआ है, मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग के लिए लिया है, प्री अप्रूवल इट इज अप्रूव, प्लीज फाइंड द पैकेट नंबर। तो आप उसे ये मेल में पैकेट नंबर दे दीजिए और DRF नंबर मेंशन कर देना और पैकेट नंबर दे देना, एंड काइंडली एक्नॉलेज द सेम। ओके, उनको बोलना ना कि पैकेट नंबर को एक्नॉलेज कर लो। तो इससे क्या होगा कि वो जो पैकेट नंबर जो आप उनको देंगे ना, वो मोतीलाल अपने लॉजिस्टिक टीम एक्नॉलेज करेगा वो पैकेट नंबर। उसके बाद जैसे ही वो एक्नॉलेज हो जाएगा, आपका काम खत्म। एक्नॉलेज होने के बाद डीपी टीम क्या करेगी, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। डीपी टीम क्या करेगी, जो आपका जो प्री अप्रूव्ड अप्रूव था वो आगे के स्टेज पे लेके जाएगी, मतलब वो रिक्वेस्ट फिर CDSL में अपलोड करेंगे, RTA के मतलब RTA के एंड में प्रोसेसिंग के लिए वो अपलोड करेंगे। ओके, जैसे ही वो अपलोड होगा, दैट मीन्स वो आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करेंगे और एक DRN नंबर जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे, डीमैट रिक्वेस्ट नंबर। मतलब आपका जो शेयर सर्टिफिकेट था, मतलब क्लाइंट ने जो दिया था, हमने वो CDSL के एंड में जो है वो अपडेट कर दिया है, और CDSL से हमको क्या मिलेगा, एक DRN नंबर मिलेगा, डीमैट रिक्वेस्ट नंबर। तो उस नंबर का ये जो फॉर्म मैंने बताया, जो आपके पास एक्चुअल पड़ा हुआ है, आपने तो स्कैन दिया था, तो ये नंबर वहां पे लिख देना। हमारी तरफ से बिजनेस पार्टनर को ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गया है, ये DRN नंबर है। अब आपको ये DRN नंबर लिख के और RTA को डायरेक्टली कुरियर कर देना है, मोतीलाल ओसवाल का, और आपका काम खत्म। अब वो जब आप फॉर्म RTA को भेजेंगे, RTA उसका प्रोसेस करेगा और फिर जो भी स्टेटस है रिजेक्शन या इसका वो बताएगा। अगर प्रोसेस हो गया तो क्लाइंट का डिमटेरियलाइज हो गया, अगर नहीं हुआ तो रिजेक्शन के साथ अपने को कंफर्मेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। तो ये सब एक्टिविटी करने के लिए आपको पूरा ये सब ध्यान होना चाहिए। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि जो भी कुरियर से आप RTA को भेज रहे हो ना, वो ध्यान रखना कि वो कुरियर का डिटेल HO में भी क्वेरी पे और क्वेरी पे दे देना कि ये नंबर से हमने RTA में भेजा है, ये कुरियर नंबर है, ताकि हम लोग कोई रिजेक्शन निकलता है कुछ है तो हम वो कुरियर डिटेल मेकर चेकर में अपडेट कर सके, अदरवाइज वो बैकडेटेड ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो। अगर इसे नहीं करना है तो बेटर है जब तक लॉकडाउन है तब तक उनको समझाइए कि थोड़ा रुक जाइए, बाद में हम प्रोसेस करेंगे। तो दिस इज द लॉग प्रोसेस फॉर लॉकडाउन फॉर स्कैन बेसिस फॉर DRF पंचिंग। ठीक है, चार्जेस मैंने ऑलरेडी बोल दिए हैं कि आप टैरिफ शीट देख लीजिएगा, टैरिफ शीट के अंदर आपको चार्जेस का बाइफिकेशन भी दिया हुआ है। लेट्स कम टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, DP प्लेज। व्हाट इज DP प्लेज एंड व्हाट इज मार्जिन प्लेज, व्हाट इज द डिफरेंस, कोई बता सकता है? मतलब बहुत बार 100% मानता हूं कि बहुत से लोग कंफ्यूज भी होंगे, मार्जिन प्लेज और DP प्लेज में फर्क क्या है? एक लेमैन लैंग्वेज में हिंदी में भी लिख देंगे तो भी चलेगा। कोई बता सकता है मार्जिन प्लेज और DP प्लेज में फर्क क्या है? Margin pledge is for limit. Or what about DP pledge? I shall answer this question later on. Please give me some time. DP बैंक प्लेज, सर सबसे सिंपल आंसर आज किशोर जी ने दे दिया है, DP बैंक प्लेज। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूं तो आपको पूरा मांजरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा है कि मार्जिन प्लेज में क्या होता है कि क्लाइंट अपना स्टॉक क्या कर रहा है, प्लेज कर रहा है, गिरवी रख रहा है, उसको जो लिमिट मिल रही है उससे वो ट्रेड कर रहा है, बराबर। दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन प्लेज। अब डीपी प्लेज ऐसा है कि जहां पे वो स्टॉक गिरवी तो रख रहा है पर बैंक में, ओके। अब उससे जो उसको लोन मिलेगा, जो अमाउंट आएगा, वो उसका कुछ भी कर सकता है। घर खरीदे, कार खरीदे, जो खरीदना है वो खरीद सकता है, या बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये उसके लिए काम है। आफ्टर ऑल प्लेज का मतलब कॉमन है, कंसेप्ट सेम है, बट ओवर हियर द टर्म्स आर डिफरेंट। मार्जिन प्लेज में वो लिमिट लेके वो शेयर पे ट्रेड कर रहा है, बट डीपी बैंक प्लेज में मतलब बेसिकली कैसा है कि वो अपना शेयर्स बैंक में प्लेज करके लोन ले रहा है, और वो लोन से जो वो अपना डे टू डे रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहता है वो कर सकता है। तो कहने का इन शॉर्ट ये मतलब है, नहीं नॉट लाइक लेस, लेस में भी आपको लिमिट ही तो मिल रहा है ना। मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, आपको लोन चाहिए, होम लोन, आई मीन टू से लाइक आपको कुछ गाड़ी खरीदना है या फिर आपके बिजनेस में आपको पैसा लगाना है, तो आपको लोन चाहिए। तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे मेरे को इतने इतने का रिक्वायरमेंट है। तो बैंक पहली बात तो ऐसा लोन नहीं देता, सबको पता होगा कि भाई कुछ लोन लेना है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं तो मेरे को फॉर्म 16 मांगेंगे, या सैलरी स्लिप मांगेंगे, या मेरा बिजनेस है तो आईटीआर मांगेंगे, राइट, तो ही मेरे को लोन सैंक्शन होगा। तो अब उसके पास अगर ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ ये है ही नहीं और उसको लोन की जरूरत है, तो उसको लोन कैसे मिल सकता है? तो उसको लोन शेयर्स के अगेंस्ट में भी मिल सकता है। उसके पास अगर शेयर्स है अच्छे कंपनी के, ओके, तो उसको लोन मिलेगा। सारे शेयर पे लोन मिलता है ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि बैंक ऐसे कोई भी स्टॉक पे लोन नहीं दे देता, स्टॉक का वार देखता है, रिस्क कितना है। जो मैंने हेयरकट का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, वो भी चेक करता है कि लोन देने के टाइम पे पूरा, अगर आपके पास 1 लाख के शेयर है तो मैं 1 लाख का पूरा लोन नहीं दूंगा। तो जैसा स्क्रिप्ट का हेयरकट है, कितना लोन सैंक्शन हो सकता है उतना वो लोन देता है, ओके। और वो लोन जब वो देगा, तो बेसिकली यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, क्लाइंट, बैंक और आप मतलब एज अ ब्रोकर हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, 3 लोग इन्वॉल्व है। क्लाइंट क्या करता है, बैंक के पास जाता है, बैंक को बोलता है इतने का लोन चाहिए। अगर सब उसका अच्छा स्टॉक है, बैंक भी अग्री कर लेता है कि हाँ सही है, इतने का लोन सैंक्शन हो सकता है, तब वो लोग क्या करेंगे, एक अग्रीमेंट साइन करेंगे, ठीक है। तो बैंक उसको क्या देगा, एक अग्रीमेंट नंबर देगा। बैंक उसको क्या देगा, एक अग्रीमेंट नंबर, और साथ साथ में प्लेजी आईडी, ये 2 चीज देगा, ये नोट कर लेना। बैंक उसको क्या देगा, एक प्लेजी आईडी देगा और एक अग्रीमेंट नंबर देगा। अब ये दोनों चीज उठा के वो लेके आएगा आपके पास, मतलब हमारे पास, ब्रोकर के पास। अब हमारा काम क्या है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे डालना होगा सिस्टम में रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डीपी में, प्लेज। अनप्लेज मतलब, अनप्लेज मतलब जो लोन दिया है, जो लोन लिया है भाई, जमा लाइफ टाइम के लिए तो लोन नहीं लिया है, उसको लोन चुकाना भी तो पड़ेगा। तो जितने साल के लिए लोन लिया है, जो मतलब वो रीपे अगर कर चुका है, तो उसको अनप्लेज करना बोलता है। तो अनप्लेज करना मतलब क्लाइंट ने पैसा भर दिया, उसको शेयर जो उसने गिरवी रखे थे वो छुड़ाना है, दैट इज अनप्लेज, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक चीज ध्यान हमेशा रखना कि प्लेजिंग कैन बी डन, डीपी प्लेजिंग जो रहता है वो विद इन द डिपॉजिटरी होगा, इन अक्रॉस डिपॉजिटरी नहीं। सीडीएसएल टू सीडीएसएल या एनएसडीएनएल टू एनएसडीएल प्लेज होता है, इंटर डिपॉजिटरी प्लेजिंग नहीं होता, ओके। तो कंपनी सीडीएसएल के साथ है, बैंक में जा रहे हो एनएसडीएल के, तो नहीं होगा भाई। तो सीडीएसएल टू सीडीएसएल या एनएसडीएल टू एनएसडीएल प्लेजिंग होता है, इंटर डिपॉजिटरी नहीं होता, ठीक है। तो बैंक क्या देगा उनको, प्लेजी आईडी देगा और अग्रीमेंट नंबर देगा। और अब जब वो आपके पास लेके आएगा तो आपको पंचिंग करना है सिस्टम में। पहला पेज आपका आया डैशबोर्ड, उसके बाद आपको ऐड न्यू पे क्लिक करके नया रिक्वेस्ट पंच करना है। तो एक किसी का रिजेक्शन केसेस ही उठाते हैं, चलो ये देखो। अब ये इन्होंने क्या था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इन्होंने प्लेज कर रहे थे। कौन सा शेयर था ये, इतने सारे शेयर्स है करीबन जिनका वैल्यू 36 लाख के आसपास का शेयर्स है, बैंक में प्लेज कर रहे थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। तो बैंक वालों ने ये प्लेज नंबर कहाँ से मिलेगा, जो मैंने आपको बीजॉस में डाउनलोड्स में फॉर्म बताया, वहीं डाउनलोड फॉर्म्स में से आपको प्लेज नंबर मिल जाएगा, प्लेज फॉर्म नंबर। वो नंबर डालेंगे। एक्सपायरी डेट क्या, व्हाट इज एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट क्या है,
एक्सपायरी डेट नहीं, हाँ अनप्लेज। तो बेसिकली वही हो गया कि भाई जब अग्रीमेंट बनाया है तो उसमें टाइम लिखा है ना कि कितने टाइम तक लोन रिपे करना है एग्जैक्टली तो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा जो एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। आपने को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स का काम करना है, बाकी अपना कोई काम नहीं है। अपने को सिर्फ यहाँ पे डेट डालना है, क्लाइंट का डीमैट अकाउंट नंबर, अब ये प्लेजी आईडी और ये अग्रीमेंट नंबर की मैं बात कर रहा था जो बैंक देगा। अपने मन का अपन नहीं डाल सकता है, और जिस बैंक के साथ वो लोन ले रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। दैट्स ऑल। होल्डिंग में से कौन सा स्क्रिप्ट ये प्लेजी आईडी में वो प्लेज करना चाहता है, वो स्क्रिप्ट का नाम आपको होल्डिंग में से चूज करना पड़ेगा। ओके, एक बार ये सब हो गया, सेव करके सबमिट कर देना, दैट्स ऑल। मतलब सेव करके अटैचमेंट ऐड करना है, अटैचमेंट में आप फॉर्म ऐड करोगे, पीआरएफ फॉर्म, और सबमिट कर दोगे। रिक्वेस्ट आएगा एचओ में। अब एचओ में हम उसको प्री वेरीफाइड करेंगे। ओके, प्री वेरीफाइड करने के बाद आपको दिख जाएगा कि ये प्री वेरीफाइड है। सेम है आपका कि आपका हार्ड कॉपी तो अभी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो फिलहाल अगर प्लेज का कोई केस है तो आप क्वेरी पे इसका मेल डाल दीजिएगा कि ये मेरा स्कैन कॉपी है प्लेज का, और ये पीआरएफ नंबर है और ये पैकेट नंबर है, प्लीज एक्नॉलेज। तो हम क्या करेंगे, बैंक में आपका आगे प्रोसेसिंग के लिए दे देंगे, आपका जो बेसिकली आपका प्रोसेसिंग के लिए आगे स्कैन बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि हम ये दे दे और आपका जो स्टॉक है वो प्लेज हो जाए। ठीक है, एक्चुअली हार्ड कॉपी आने के बाद हम आगे प्लेजिंग करते हैं, बट अभी जब तक नहीं है तब तक हम स्कैन पे हम प्रोसेसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जे आप जो प्लेजी आईडी दिया रहेगा तो मोतीलाल ओसवाल क्या करेगा, ये प्लेजी आईडी में ये शेयर को लीन मार्क कर देगा, जिसको गिरवी रखना बोलते हैं। क्लाइंट का शेयर डीमैट से कहीं नहीं जाएगा, क्लाइंट का शेयर डीमैट में ही रहेगा, बट वहां पे लिख के आ जाएगा प्लेज, जिसको बेच नहीं पाएगा वो जब तक वो लोन रिपे नहीं कर देता। ठीक है, अब बैंक में अब बैंक को कैसा पता चलेगा, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि ये क्लाइंट का प्लेज आ गया है। अब बैंक को जैसे दिख गया उनके स्क्रीन पे कि ये क्लाइंट का मोतीलाल के फेवर में ये क्लाइंट का इतने शेयर्स प्लेज हुए हैं, तो उतने अमाउंट का जो लोन है वो अग्रीमेंट नंबर के हिसाब से क्लाइंट को सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डीपी का प्लेज का प्रोसेस। अब इसमें कुछ बैंक है ना आपसे एक्नॉलेजमेंट भी मांगेगी, कस्टमर से, आपसे नहीं, मतलब कस्टमर से मांगेगी। तो कस्टमर आपको बोलेगा कि बैंक में शेयर तो गिरवी हो गए, पर बैंक वाले मांग रहे हैं एक्नॉलेजमेंट कॉपी। तो अगर कभी कोई ऐसा क्लाइंट आके मांगे कि प्लेज का एक्नॉलेजमेंट कॉपी देना है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है रिपोर्ट ऑप्शन में, प्लेज अनप्लेज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम सेव कर लो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी जिस डेट में लिया है, क्लाइंट का कोड डालो जिस डेट में आपने रिक्वेस्ट पंच की थी, और यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करके पीडीएफ जनरेट करके दे दो। तो जैसे बैंक में देगा उसके बैंक में वो लोन अमाउंट सैंक्शन हो जाए। सो दिस इज द डीपी प्लेज का प्रोसेस। अनप्लेज एकदम सेम है, उसका उल्टा। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट डीपी प्लेज एंड डिफरेंस बिटवीन द मार्जिन प्लेज। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोजिशन। अब आपने सुना होगा ना, अभी बहुत से केसेस आते होंगे आप लोगों के पास कि भाई डीपी में जो शेयर सर्टिफिकेट था ओनर का डेथ हो गया है, उसमें जो जॉइंट होल्डर था वो मर गया है, तब क्या करेंगे, या एक्सपायर हो गया, आई मीन टू से सॉरी। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो अपने पास दो ऑप्शन है, अपने को क्या गाइड करना है, सिंपल सा दो चीज गाइड करना है। पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा, नो मोस्टली सब मार्केट से काफी सालों से एक्सपीरियंस होगा, आपको तो पता ही होगा कि ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब होता है, बट जो लोग न्यू है उनके एक लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। ट्रांसपोजिशन मतलब आपका नेम का जो ऊपर नीचे होता है। मान के चलो अकाउंट, यहाँ पे जो ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन खुला है, यहाँ पे आशीष गुप्ता इज द फर्स्ट होल्डर एंड यू आर द सेकेंड होल्डर, बट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पे आप फर्स्ट होल्डर हो और फर्स्ट सेकेंड होल्डर मैं हूं। तो यहाँ पे कैसा है कि नाम का ऊपर नीचे है, होल्डर सेम है पर नाम ऊपर नीचे हो गया। तो जब आप डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस करोगे ना, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ आपको एक ट्रांसपोजिशन का फॉर्म भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन का फॉर्म भी बिजॉप्स डाउनलोड्स में अवेलेबल है, तो वहां से निकाल सकते हो। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन होता है डेथ के केस में, जहां पे होल्डर नहीं रहा, मतलब जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का जो होल्डर है अगर वो नहीं रहा तो क्या करना होगा, मतलब
दो ऑप्शन है कि आप अगर आप उसमें एज अ जॉइंट होल्डर हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप आरटीए, मतलब ये बेसिकली क्लाइंट का काम है, अपना काम नहीं है, मैं आपको अपफ्रंटली बता दे रहा हूँ। क्लाइंट को कोऑर्डिनेट करना होगा आरटीए को, उसको आरटीए से बात करके अपने सर्टिफिकेट में नाम चेंज कराना होगा अपने नाम पे एज पर द प्रूफ, जो भी डेथ सर्टिफिकेट जो क्लाइंट आरटीए मांगेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो होल्डर जीवित है उसका नाम से डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुलेगा और फिर वो डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस करेगा। अगर वो नहीं करना है तो और एक ऑप्शन है कि भाई आप ट्रांसमिशन फॉर्म दे दो। अगर वो होल्डर का डीमैट अकाउंट अपने पास है, ट्रेडिंग डीपी जो सर्वाइवल है, ओके, तो उसका वो अपने क्लाइंट का जो फर्स्ट होल्डर है उसका डेथ सर्टिफिकेट नोटराइज्ड along with the ट्रांसमिशन फॉर्म, डीआरएफ फॉर्म और फिजिकल सर्टिफिकेट करके अटैच करके हमें देना होगा। जब आप पंचिंग करोगे तब ये ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे। आपको पीडीएफ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं पीडीएफ में ही दिखा देता, नहीं तो ये देखिए, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन। तो जैसा केस रहेगा ना वैसा आप चूज करना। तो ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिशन का आपको फॉर्म, सर्वाइवर कौन है उनके बिहाफ पे, ओके, और उनका अटैचमेंट ऐड करने के टाइम पे डीआरएफ तो आप अटैच करोगे, फॉर्म अटैच करोगे, तो साथ में ट्रांसमिशन फॉर्म और नोटराइज डेथ सर्टिफिकेट ये भी दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपका ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन का जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो विद दैट नोट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था डीपी का वो मैंने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द इंटरेस्ट पार्ट। इंटरेस्ट आई मीन टू से कितना इंटरेस्ट लगता है। याद है लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि आज के दिन हम डीपी के साथ साथ अदर बिजॉप्स के रिपोर्ट्स कवर करने वाले और सीबॉस के। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक about the important reports in CBOS and BIZOPS. ओके, तो BIZOPS में मैं CBOS में पहला रिपोर्ट आपको इंटरेस्ट का रिपोर्ट बताना चाहता हूं। तो इंटरेस्ट का रिपोर्ट आपको कहां दिख जाएगा? इंटरेस्ट का जो रिपोर्ट है आपको यहाँ पे ऑपरेशंस में, यहाँ पे इंटरेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है। ऑप्शन ध्यान नहीं है, सर्च आइकन का इस्तेमाल करके भी आप ले सकते हो। कीवर्ड टाइप करोगे तो आपके सामने रिपोर्ट खुल जाएगा, ठीक है। आप इसे डिटेल वाइज और समरी वाइज दोनों के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अब फर्क क्या है दोनों में? पहले तो कॉन्सेप्ट सुनो। इंटरेस्ट 19.5% लगता है पर एनम, ओके। एक दिन का कैलकुलेट होगा डिवाइड बाय 360 करके, 365 नहीं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 360 होगा, ओके। अब एक इंटरेस्ट रेट और है मोतीलाल का, दैट इज 24% का कैपिंग। 24% भी लगता है। वो कब लगता है वो कंडीशन आज बता रहा हूं, सुन लो। 24% का इंटरेस्ट बहुत रेयर आता है बट आता जरूर है। वो कब? अगर किसी क्लाइंट का इंटरेस्ट वो महीने का 2000 से कम जनरेट हुआ है, या फिर वो महीने का ब्रोकरेज 5000 से कम जनरेट हुआ है, तो उसको 24% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल है तो 19.5 ही लगाएंगे, 24 नहीं। आई रिपीट, वापस रिपीट करता हूं। अगर वो क्लाइंट का महीने का ब्रोकरेज 5000 से कम है या फिर महीने का इंटरेस्ट 2000 से कम है, तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं है तो 24%। दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल है तो 19.5% मारेंगे। तो ये है इंटरेस्ट का क्राइटेरिया। इंटरेस्ट का रिपोर्ट आपको यहां से मिल जाएगा, समरी वाइज, डिटेल वाइज। आपको क्लाइंट कोड डालना है। डिटेल वाइज करोगे तो एट ए टाइम एक क्लाइंट का आप देख पाओगे। तो जो मंथ का चाहिए वो क्लाइंट निकालो और जनरेट कर लो। बट अगर एक साथ, अगर सपोज आपको चाहिए कि मेरे फ्रेंचाइजी के अंदर 50 क्लाइंट है, मेरे को 50 क्लाइंट का सबका एक साथ देखना है कि कितना इंटरेस्ट लगा है वो महीने का, तो आप समरी वाइज देख पाओगे। तो जहां पे आपको कोड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सर्च करोगे, मतलब व्यू करोगे, वो महीने का आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान है। इंटरेस्ट मीन्स, इंटरेस्ट मतलब अभी सर, अभी आपको कैसे इंटरेस्ट का मतलब कैसे बताऊं? जैसे कि अब अभी आप लोन लेते हो, अगर टाइम पे नहीं भरते हो तो आपको क्या लगता है? सेम वैसे ही है। क्रेडिट कार्ड में कुछ खरीदा, पे नहीं किया टाइम में, तो इंटरेस्ट आपको लगेगा, वैसा ब्याज, बराबर। ब्याज, ब्याज बोल सकते हो, राइट, एब्सोल्युटली, ओके।
तो अगर ऑल क्लाइंट का देखना है तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आप समरी चूज कर लो और क्लाइंट कोड में डालो, जो डेट का चाहिए आपको डायरेक्ट व्यू कर दो, तो आपको इंटरेस्ट इज अ प्योर इनकम फॉर द कंपनी। एक्चुअली इनकम नहीं बोल सकते, ये कैसा है मैं बताता हूँ मनमीत भाई। ये ऐसा है कि हमारा जैसा आप अपना डिपॉजिट हमारे पास मेंटेन करते हो ना, वैसे कंपनी का डिपॉजिट ब्रोकर आई मीन टू से एक्सचेंज सेबी के पास रहता है, ठीक है। हम हमारा डिपॉजिट नॉट सेबी बट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, करेक्ट हमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ब्रोकर का भी एक डिपॉजिट, अगर ब्रोकिंग बिजनेस चालू करना है तो हमारा भी डिपॉजिट हम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास रखते हैं। जब हमारे डिपॉजिट में कटौती आती है ना, तब ब्रोकर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हमसे इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। और अब वो जब आप लोग नहीं भरते हो, मतलब आई मीन टू से क्लाइंट जब नहीं भरता है, तो क्लाइंट से फिर हम वसूलते हैं, बिकॉज एट द एंड हमारा भी डिपॉजिट कम हो रहा है। रिपोर्टिंग हमें करनी पड़ती है डेली बेसिस पे, क्लाइंट का कितना पैसा क्रेडिट है डेबिट है। अब टाइम में आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट हमारे डिपॉजिट से एडजस्ट हो रहा है, अब जो फिर हम क्लाइंट से ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो इनकम दिखता इनकम है, बट एट द एंड वो हमारे पैसा हमको मिल रहा है और कुछ नहीं, जो हमने पहले नहीं लिया था। तो ये थोड़ा इन डेप्थ फंड है। तो इट्स सेम लाइक जैसे कि आपका मैं बोल रू कि आपके क्लाइंट ने टाइम पे पेमेंट नहीं कलेक्ट किया, तो आपको कैसा पेनल्टी आता है, आपके ब्रोकरेज से कट के आता है। तो सेम लाइक वैसा हमारे साथ भी होता है कि हमारा भी पैसा एक ब्रोकिंग फर्म का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में डिपॉजिट मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट है हमारा 24 एंड 19.5%, ये ध्यान रखना। 10% इंटरेस्ट रेट किधर भी नहीं है सर, कोई कंपनी नहीं देती, मैं चैलेंज देता हूँ, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर था इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब इंटरेस्ट में ध्यान क्या रखना है, एक लास्ट चीज बताऊंगा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट के केस के अंदर आपको कंबाइन इंटरेस्ट लगता है। लोग बैंक ब्रोकर्स इंटरेस्ट लेते हैं सर, ये ब्रोकिंग फर्म की बात है, जो लोन पे आप वो लेते हो वो इंटरेस्ट एक अलग हो गया, ओके। तो बैंक ब्रोकर्स का कि उनके पास फैसिलिटी दिया हुआ है, बैंक ब्रोकर्स का उनके पास फैसिलिटी है कि उनके पास बैंकिंग का राइट्स है। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, हमारे लिए तो कोई ब्रोक नहीं है ना, तो हम भी किसी से फंडिंग लेके वो दे रहे हैं। तो जो प्राइवेट ब्रोकर्स है जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस, इसमें कोई मैं मतलब वो नहीं है डिबेट, बट यस एवरी फर्म हैज अल्टरनेट ऑप्शंस। तो मेरे पास ऐसा भी ऑप्शन है जो 24 ले रहे हैं, मेरे पास ऐसा भी ऑप्शन है जो 27 ले रहे हैं, बट वो कैसा है सर कि नाम रिवील करना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट गुड। सो नाउ इसमें ध्यान क्या रखना है कि मोतीलाल ओसवाल नेट रेट पे इंटरेस्ट लेता है, ऐसा नहीं कि सेगमेंट वाइज इंटरेस्ट लेता है, नेट जो भी आपका डेबिट रहेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वो ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू द पार्टनर पोर्टल टैब, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको ध्यान देना है। बिफोर कमिंग टू द पार्टनर पोर्टल, डीपी में कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बता देना चाहता हूं। डीपी में सबको पता है कि मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट क्या है, सीएमआर रिपोर्ट क्या है। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे सीएमआर रिपोर्ट मांगे तो आप सीएमआर रिपोर्ट निकाल के दे सकते हो, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, ओके। कोई क्लाइंट आपसे कोई ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट मांगे तो पर्टिकुलर आप ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट भी उन्हें निकाल के दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फायदा क्या है पता है, ये देखिए, यहाँ पे आप नील ट्रांजेक्शन का भी रिपोर्ट निकाल के दे सकते हो। अगर भले वो क्लाइंट ने पूरे साल में कोई काम नहीं किया पर फिर भी आके बोलता है नहीं मेरे को स्टेटमेंट चाहिए, भले वो लिख के दो कि नहीं किए, तो वैसा भी रिपोर्ट बनता है, तो पीडीएफ निकाल के आप दे सकते हो। जो भी फाइनेंशियल ईयर का वो लास्ट 2 में से जो मांगता है वो आप यहाँ से निकाल के दे सकते हो। फिर मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। एग्जाम्पल देखिए, ये मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट, तो ये मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट का क्या फायदा है, नाम से समझ में आता है कि एक क्लाइंट मतलब एक क्लाइंट से ज्यादा का रिपोर्ट आप एक साथ देख सकते हो। अगर आपको देखना है, एग्जांपल देता हूं, लास्ट 1 महीने में कितने अकाउंट ओपन हुए, आपको अगर देखना है एज अ बिजनेस पार्टनर, आपको जानना है कि लास्ट 1 मंथ में या 1 साल में या जो भी डेट पे आपको कितने अकाउंट ओपन हुए, उनका पीओए है कि नहीं, उनका क्या डीपी स्कीम है, कौन सा बैंक का डिटेल है, क्या एसएमएस के लिए नंबर रजिस्टर्ड है, एक साथ इतना देखना रहेगा तो आप कैसे देखोगे। आप एक एक करके कोड जाके देखोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट। आप डेट स्पेसिफाई कर लो, कौन से डेट से कौन से डेट तक का देखना है और डायरेक्टली व्यू कर दो, तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन सिंगल पेज पे वो अवेलेबल होगा। इवन ये भी पता चल जाएगा कि अकाउंट एक्टिव है कि क्लोज। तो दैट इज द मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट। फिर और इसके अंदर और आपको क्या रिपोर्ट दिया हुआ है,
होल्डिंग रिपोर्ट तो सबको पता है, होल्डिंग स्टेटमेंट। मेकर चेकर मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पीएमआर कॉपी जिसको हम बोलते हैं प्लेज एंड प्लेज रिपोर्ट, जैसे जिसको एक्नॉलेजमेंट कॉपी मैंने आपको बताया, अगर कोई क्लाइंट मांगे तो आप दे सकते हो। आप कह रहे व्यू नहीं हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं एग्जांपल देके आपको दिखा देता हूँ। ये व्यू करने रख दिया है, इट टेक्स अ टाइम, जैसा आपका बैंडविड्थ रहेगा उतना टाइम लेगा वो लोड होने के लिए, अदरवाइज ये व्यू होता है। ओके तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब तक ये रिपोर्ट लोड हो रहा है तब तक मैं आगे बता देता हूँ। फिर इसमें आपको और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, स्लिप रिक्विजिशन स्टेटस। ये आपके काम कब आएगा पता है, जब आपको देखना हो कि मेरे क्लाइंट को डीआईएस बुकलेट गई है कि नहीं। अगर मेरे क्लाइंट को डीआईएस स्लिप इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और लास्ट, एक सेकेंड लास्ट रिपोर्ट, बल्क होल्डिंग रिपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बल्क होल्डिंग? अगर आपको देखना है कि मेरे क्लाइंट, अगर सपोज आपका 100 क्लाइंट है, आपको देखना है कि रिलायंस का शेयर मेरे किस किस के अकाउंट में अवेलेबल है। एग्जांपल, आपको देखना है किस किस क्लाइंट में रिलायंस का या विप्रो का शेयर अवेलेबल है। तो अब आपके पास 100 कस्टमर है तो सबका होल्डिंग एक एक करके ओपन करोगे क्या? तो नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन है बल्क होल्डिंग रिपोर्ट, जहां से आप एक आईएसआई नंबर डालो। ओके, यहाँ पे एक आईएसआई नंबर, आप क्लाइंट कोड डालने की जगह आप आईएसआई नंबर या नाम डालो और व्यू कर लो। तो आपके फ्रेंचाइजी में जितने कस्टमर के पास वो स्क्रिप्ट अवेलेबल होगा ना, पूरा डिटेल आ जाएगा, उसका क्लाइंट कोड, उसका नाम, ट्रेडिंग कोड, क्वांटिटी फ्री है कि प्लेज है, तो सब अवेलेबल होगा, ठीक है। तो दैट इज अ बल्क होल्डिंग रिपोर्ट। लास्ट रिपोर्ट इसके अंदर जो काम का है वो रिसेंटली आया है, डीपी डिटेल बिल रिपोर्ट। मेजॉरिटी ऑफ द बीएस लोगों का, बिजनेस पार्टनर्स के हमारे क्वेरी रहता था, डीपी का बिल कहाँ दिखेगा। एक टाइम पे 2019 में जब सीबॉस बाद में आया सितंबर अक्टूबर में, उसके पहले डीपी का बिल निकलता था। जो लोग पुराने हमारे बिजनेस पार्टनर काफी सालों से, उनको पता होगा ये चीज कि डीपी का बिल निकलता था। बाद में वो निकलना बंद हो गया था जब से सीबॉस में आया। तो अब ये अवेलेबल कर दिया गया है आप लोगों के लिए। तो कभी कोई क्लाइंट डीपी का बिल मांगे ना, उसको निकाल के यहाँ से आप दे सकते हो। तो इसमें आपको डीपी का ऑफ मार्केट सेलिंग चार्जेस या फिर कोई प्लेज एंड प्लेज किया हुआ है वो स्क्रिप्ट में से चार्जेस, पूरा डिटेल अवेलेबल होगा। मंथ डेट जैसा निकाल के चाहिए आपको मिल जाएगा। तो डीपी का बिल भी अवेलेबल है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। ये देखिए मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट ओपन हो रहा है। आई डोंट नो जिनका ओपन नहीं हो रहा है वो। संचिता मैं इसका आंसर करूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए बस, होने ही आया अपना, ठीक है। तो ये देखिए मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट में क्या क्या दिखता है, बीए का नाम, क्लाइंट कोड, उनका ट्रेडिंग कोड, ओके, मतलब डीमैट अकाउंट नंबर, उनका एड्रेस, कौन सा स्कीम अवेलेबल है, क्या ईमेल आईडी है, कब एक्टिवेट हुआ था, क्लोजर हुआ है कि पेंडिंग है, स्टेटस उनका पेंडिंग फॉर एक्टिवेशन है, देखो ये कोड का, ठीक है। उनका बैंक का क्या नाम अपडेटेड है, पैन नंबर, नॉमिनी है क्या, जॉइंट होल्डर है क्या, ओके, डेट ऑफ बर्थ, इंडिविजुअल अकाउंट है कि नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है, ओके। फिर यहाँ पे एसएमएस के लिए क्या नंबर है, और ये पीओए है, पीओए का नंबर आया मतलब पीओए एक्टिवेटेड है। जिनका यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है मतलब उसका पावर ऑफ अटॉर्नी एक्टिवेटेड नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मल्टी क्लाइंट रिपोर्ट में दिखेंगी, या जिसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पार्टनर पोर्टल। तो पार्टनर पोर्टल जब आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी तो मार्च एंडिंग तो चल रहा है, तो आप लोगों को क्वेरी आती होगी ना इनकम टैक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट दो करके। आईटीआर से रिलेटेड आपके अभी बहुत क्वेरी आएंगे कि मेरे को पीएनएल स्टेटमेंट चाहिए, मेरे को लेजर स्टेटमेंट चाहिए, पूछते होंगे आप लोगों से। आईटीआर तो अपने को मेहनत ज्यादा नहीं करना है, अपने पास उसके लिए भी सोल्यूशन है, एक क्लिक में सब मिल जाएगा। तो मैं अभी सब आगे आपको एक बता देता हूँ। एमोजिनी, यस एब्सोल्युटली एमोजिनी। तो ये देखिए एमोजिनी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको भी है, बट पता नहीं क्लाइंट क्यों सब हमसे ही करवाना चाहते हैं, आई डोंट नो। बट अपने पास भी ऑप्शन है और क्लाइंट के मोबाइल और वेब लॉगिन में भी ऑप्शन है, वो बैठे बैठे खुद क्लिक करके निकाल सकते हैं। बट अगर अपने बोलते हैं तो भाई अभी हमें और सर्विस देना ही पड़ेगा क्योंकि बिजनेस है। तो ऐसे केस में आप यहाँ से निकाल के दे सकते हो, सिंगल क्लिक है। एक ऑप्शन अवेलेबल किया हुआ है आईटीआर का, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है
कौन से क्लाइंट कोड का आपको चाहिए वो क्लाइंट कोड डालिए। ओके, जिस लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर का रिपोर्ट अवेलेबल है, वो आईटीआर का रिपोर्ट में आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आपको लेजर मिल जाएगा, इफेक्टिव वाउचर वाइज पीएनएल मिल जाएगा, ग्रैंडफादर पीएनएल मिल जाएगा, सौदा समरी मिल जाएगा। तो ये सब आप क्लाइंट के सिंगल क्लिक में क्लाइंट के मेल आईडी पे मेल चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। You simply have to put the client code and choose the relevant option and submit it. क्लाइंट के मेल आईडी पे पूरा स्टेटमेंट 24 आवर्स में मेल चला जाएगा। वो 24 आवर्स बोलते हैं बट 1 घंटे 2 घंटे में चला जाता है मैक्सिमम। ओके, अगर अलग अलग करके निकालना है तो अलग अलग करके निकालो, जैसा आपकी मर्जी। तो एमोजीनी में मल्टीपल ऑप्शंस है, यू कैन एक्सप्लोर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, आपका फैमिली मैपिंग। व्हाट इज फैमिली मैपिंग? मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहा हूं इसके अंदर। फैमिली मैपिंग क्या होता है? अब एक क्लाइंट है, जैसे मान के चलो मैं आशीष गुप्ता, मेरे अंडर फैमिली में 5 मेंबर और है। अब मेरा हम 5 मतलब हम 6 लोगों का अकाउंट आपके पास है। सपोज आपके पास एज अ फ्रेंचाइजी आप लोग हो, मेरे पास आपका अकाउंट है। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि सर एक काम करो, मुझे ना मेरे ही अकाउंट में सबका डिटेल दिखना चाहिए, सबका होल्डिंग, सबका पीएनएल, सबका ट्रांजैक्शन सब मेरे ही अकाउंट में दिखना चाहिए। मुझे हर एक क्लाइंट का अलग अलग लॉगिन करके नहीं चाहिए। मतलब मैं मेरे फैमिली मेंबर का सबका इंडिविजुअल लॉगिन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं मेरे लॉगिन में ही सबका डिटेल देखूं। तो वो पॉसिबल है। ओके, तो वो क्या करना होगा कि आपको एक फैमिली क्रिएट करनी होगी, तब जाके क्लाइंट को अगले दिन अपने रिपोर्ट में सबका डिटेल दिखेगा। बट वो ट्रेड नहीं कर सकता, इट इज ओनली फॉर व्यूइंग द रिपोर्ट्स, नॉट फॉर ट्रेडिंग। अब ऐसा बोलो कि हाँ मैं मेरे लॉगिन में सबका सौदा डालूं, तो वैसा नहीं है, रिपोर्ट के लिए खाली एप्लीकेबल है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फैमिली क्रिएट करनी होगी, तब जाके क्लाइंट को वो दिखेगा उसके लॉगिन में, वेब लॉगिन के अंदर। तो फैमिली क्रिएट करने के लिए क्या है, पहला हेड ऑफ द फैमिली। तो बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, नाउ आई वांट ऑल माय फैमिली मेंबर्स टू व्यू द रिपोर्ट्स। तो मैं मेरा ट्रेडिंग कोड डालूंगा और क्रिएट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे अंडर जो मेंबर्स है उसको मैं ऐड करूंगा, मतलब एज अ बिजनेस पार्टनर आपको ऐड करना पड़ेगा वो हेड के अंदर कोड, और सबमिट, दैट्स ऑल, खत्म। क्रिएट पे जैसे क्लिक किया 24 आवर्स में फैमिली क्रिएट हो जाएगी। अब कल चल के जब क्लाइंट अपना लॉगिन करेगा वेब लॉगिन टू ट्रेड में जाके, तब उसको रिपोर्ट सेक्शन में फैमिली रिपोर्ट में पूरा ऑप्शन दिखाई देगा। उसको क्या क्या दिखेगा, उसको होल्डिंग दिखेगा, उसको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दिखेगा, उसका पीएनएल दिखेगा सारे कस्टमर्स का। तो दैट इज अ फैमिली मैपिंग ऑप्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्टाफ लॉगिन क्रिएशन। एनीवन हैज द आइडिया अबाउट इट, व्हाट इज स्टाफ लॉगिन? स्टाफ लॉगिन का एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको? तने जी हाँ, वो अदर फैमिली मेंबर अपना देख सकते हैं बट हेड ऑल्सो कैन सी। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टाफ लॉगिन के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? हर्ष भाई मैं आंसर करता हूं, थोड़ा रुक जाइए। Savenza research limited access to employee of a firm, absolutely right। तो स्टाफ लॉगिन का सेपरेट लॉगिन फॉर स्टाफ, एब्सोल्युटली राइट, सही बताया। अब स्टाफ लॉगिन का लोग गलती कहाँ करते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। आई मीन टू से वो बताने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। स्टाफ लॉगिन उसी के लिए बना है, मान के चलो अभी मैं फ्रेंचाइजी हूँ, मैंने मेरी फ्रेंचाइजी ली है, मेरे अंडर कुछ एम्प्लॉयज मैंने हायर किए जो काम करते हैं मेरे लिए, बराबर, क्लाइंट्स को सर्विस देना रहेगा, डीलर बोलो या आपके कोई बैक ऑफिस का स्टाफ बोल लो। तो वो लोग सब क्या करते होंगे, आपका मास्टर लॉगिन लेके सब काम करते होंगे, ठीक है, आपका लॉगिन करते हैं, उसमें सब चेक करते हैं कि इसका कितने क्लाइंट है, सब आप, इन शॉर्ट क्या है, सारी एक्टिविटीज उनको आपके लॉगिन से करनी है। और नो डाउट इसमें तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकता है, चांसेस है, अगर वो स्टाफ सही नहीं रहा तो वो केस में आप क्या चाहते हो कि मैं मेरे स्टाफ के लिए ना एक अलग लॉगिन रखूं, मेरा लॉगिन कोई ना करे, मैं मेरे स्टाफ को एक अलग से लॉगिन दूं, सेपरेट, ये बीजॉब्स का ही एक अलग से लॉगिन दूं, ताकि वो अपना एक्टिविटी खुद अपना परफॉर्म कर सके विद लिमिटेड एक्सेस। तो इसके लिए उसको बोलते हैं स्टाफ लॉगिन क्रिएशन। तो कभी किसी क्लाइंट को स्टाफ का को लॉगिन बनाना है सेपरेट बीजॉब्स का, तो आप यहाँ से बना सकते हो। तो कैसे बनाना है उसका स्टेप बता रहा हूँ, नोट कर लो। 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला है आपका असाइन मेन्यू, सिक्योरिटी और यूजर मास्टर।
पहला स्टेप आएगा यूजर मास्टर, सेकेंड स्टेप आएगा सिक्योरिटी, थर्ड आएगा असाइन मेन्यू। यूजर मास्टर का रोल क्या है? यूजर मास्टर में पहला स्टेप ये इंडिकेट करता है कि ये स्टेप से आपको क्लाइंट, आप अपने स्टाफ का लॉगिन आईडी बना पाओगे। जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन किया ना पार्टनर पोर्टल में आर कोड डाल के, वैसे ही आपके स्टाफ का क्या लॉगिन आईडी रहेगा वो आपको जो रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। तो उसके लिए पहला स्टेप है लॉगिन आईडी क्रिएशन, दैट इज नथिंग बट अ यूजर मास्टर। अब यूजर मास्टर में जाओगे तो नया बनाना है, तो नया, ये पहले का बना हुआ है तो इसी को मैं एडिट करके समझा देता हूँ आपको। तो देखो इसने क्या स्टाफ कुसुम लता रखा है एग्जाम्पल, इसने लॉगिन आईडी क्या रखा है? स्टाफ कुसुम लता। तो जब आपका स्टाफ जब लॉगिन करेगा यहाँ पे तो ऐसा स्टाफ कुसुम लता डाल के लॉगिन करेगा, ठीक है। तो जो आपको यूजर कोड रखना है वो रखिए, और उसका नाम दे दो क्लाइंट का क्या, उसके स्टाफ का है, उसका मोबाइल नंबर एंड ऑल, और रोल डिफॉल्ट आपका जो रहेगा फ्रेंचाइजी स्टाफ वो आपको चूज करके सबमिट कर देना है, दैट्स ऑल। तो आपका लॉगिन आईडी बन गया। सेकेंड स्टेप सिक्योरिटी असाइन करो। अब सिक्योरिटी देखो ये इन्होंने आधा काम करके रखा है, सिक्योरिटी असाइन ही नहीं किया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी असाइन करना मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब कुछ बिजनेस पार्टनर्स के अंदर ना ऑनवर्ड भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑनवर्ड। ओके, अब ऑनवर्ड और रिमाइजर का मतलब सबको पता होगा, किसी को नहीं पता है तो चैट में मेंशन कर देना, मैं ऑनवर्ड का मतलब बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। अब कुछ बिजनेस पार्टनर्स के पास ऑनवर्ड भी होते हैं। चैलेंज क्या होता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो ऑनवर्ड मतलब क्या है? ऑनवर्ड, आउटलेट, रिमाइजर, ये टर्म आपको ऑप्शन आएंगे। अभी एग्जांपल देता हूं, आप कौन हो? आप ब्रोकर हो। आप कौन हो? आप ब्रोकर हो, ठीक है। मोतीलाल का ही फ्रेंचाइजी आपने लिया हुआ है, ठीक है। आपने मोतीलाल का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है जिसको हम लोग सब ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। अब वो फ्रेंचाइजी का कोई ऑनवर्ड आ रहा है, मतलब मैं आता हूं आपके पास, अब आपने मोतीलाल के नाम पे फ्रेंचाइजी ली है जिसको बोलते हैं सब ब्रोकर। अब मैं आशीष गुप्ता आपके पास आता हूँ, मोतीलाल के पास डायरेक्ट नहीं जाता, मैं आपके पास आता हूँ और मैं बोलता हूँ सर मुझे आपका फ्रेंचाइजी चाहिए। इसका मतलब फ्रेंचाइजी का फ्रेंचाइजी कोई ले रहा है उसको बोलते हैं ऑनवर्ड। मतलब इसमें क्या होगा कि आप ही का फ्रेंचाइजी का, मतलब आपका जो प्रोपराइटर जो आपका नाम है उसका फ्रेंचाइजी लेगा, कंपनी का नाम आएगा पर प्रोपराइटरशिप आपका रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी का फ्रेंचाइजी कोई ले रहा है उसको बोलते हैं ऑनवर्ड। और रिमाइजर क्या होता है? रिमाइजर होता है सिटिंग सब ब्रोकर। सिटिंग सब ब्रोकर मतलब उसका कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, वो मोतीलाल के ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। उसको एक सेपरेट के मतलब सेपरेट वर्क स्पेस दिया हुआ है जहां पे मोतीलाल के ऑफिस में बैठ के वो काम कर रहा है और अपने क्लाइंट्स लेके आ रहा है। सो दैट इज नथिंग बट योर रिमाइजर, उसको बोलते हैं रिमाइजर, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट क्यों बताया, ये समझाने के लिए। अब इसको मैं समझाता हूँ, समझो। तो ये सिक्योरिटी जो मैंने बताई असाइन करने के लिए, प्रवीण सर एक वेबिनार में करता हूँ। तो आपको करना क्या है ये सिक्योरिटी में कि अब सपोज आपके स्टाफ को एक्सेस कौन सा देना है। एग्जांपल देखो, जो मैंने यूजर कोड लॉगिन आईडी बनाया वो ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा, आपका 1200 कोड नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देनी होगी। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं देते, मतलब आपके ऑनवर्ड का कोड और यहाँ पे कोड नजर आएगा, अगर आपने यहाँ पे चूज नहीं किया और सबमिट कर दिया तो इसका मतलब क्या है? आपके स्टाफ को आपके क्लाइंट का, आपके ऑनवर्ड के क्लाइंट का सबका एक्सेस रहेगा, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो पंचिंग कर पाएगा, ओके। बट अगर आपने सिक्योरिटी दे दिया, आपके सपोज यहाँ पे एक ऑनवर्ड का सब ब्रोकर कोड चूज कर लिया और सबमिट कर दिया, तो सिर्फ सब ब्रोकर के ही, आई मीन टू से ऑनवर्ड के ही क्लाइंट का, आपका स्टाफ का एक्सेस होगा, आपके क्लाइंट का एक्सेस नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सेस, समझे। तो इस तरीके से सिक्योरिटी असाइन करनी है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आपके भी और आपके ऑनवर्ड के क्लाइंट के भी डिटेल का एक्सेस स्टाफ को रहेगा। डिटेल्स मींस पंचिंग राइट्स, जो भी है, मॉडिफिकेशन करना है, कुछ रिपोर्ट्स निकाल के देने तो देख सकता है। अगर आपने राइट्स नहीं दिया तो सिर्फ उनको कुछ दिखेगा नहीं वैसा। एक बार सिक्योरिटी असाइन हो गई, अब उसको करो मेन्यू असाइन, कि कौन सा ऑप्शन खाली आपको स्टाफ को दिखाना है, कौन सा ऑप्शन आपके स्टाफ को दिखाना है। अब देखो इसमें इतने सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसमें इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें इतने ऑप्शन आ रहे हैं, विजॉप्स में अगर आप जाओगे तो और ऑप्शन होंगे।
तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपको लिमिटेड एक्सेस देना है। तो जब आप असाइन मेन्यू में जाओगे और रोल आपने जो फ्रेंचाइजी स्टाफ सिलेक्ट किया था वो रोल चूज करोगे, तो यहाँ पे आप अपना जो एक्सेस देना चाहते हो वो एक्सेस पे टिक करो और लास्ट में जाके सेव कर दो। ठीक है, तो दैट मीन्स उनका स्टाफ लॉगिन क्रिएट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि इसका पासवर्ड क्या रहेगा। लॉगिन आईडी तो आपने बना दिया, पासवर्ड क्या रहेगा? तो पासवर्ड विल बी डिफॉल्ट आपके स्टाफ के लिए रहेगा, उनको चेंज नहीं करना है। स्टाफ का डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा MOSL_123, राइट, उन्हें चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका स्टाफ लॉगिन क्रिएशन। अब इसके अंदर और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया है PNL, मतलब एक ऑप्शन है PNL। अगर किसी क्लाइंट को PNL अलग से डाउनलोड करके देना है तो यहाँ पे क्लाइंट कोड डालोगे तो भी PNL मिलता है। एग्जाम्पल मैंने एक क्लाइंट कोड क्लिक किया, ठीक है, तो यहीं पे ऑप्स में बिजॉप्स में अभी तक गया नहीं हूं मैं, सिर्फ पार्टनर पोर्टल के पेज पे घूम रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन क्लाइंट कोड डालोगे ना तो ये ओपन हो जाता है। होल्डिंग स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट तो आपको सीबॉक्स में भी मिल जाएगा, और PNL किधर नहीं है, तो PNL आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स का अवेलेबल है, तो जिस क्लाइंट को PNL निकाल के देना है आप यहाँ पे निकाल के दे सकते हो। तो PNL में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसी को पता है PNL बाइफरकेट कितने चीजों में होता है? आंसर आपके सामने ही है, अगर कोई आंसर देना चाहे तो। PNL प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कितने हिस्सों में बाइफरकेट होता है, ये सब नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बाकी तो आप लोग को पता ही है। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चलो धैर्य भाई ने एक आंसर तो दे दिया। दूसरा LTCG, तीसरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और है, तीसरा एक और है स्पेकुलेशन, तीसरा आंसर भी आ गया स्पेकुलेशन। तो 3 चीजों में आपका डिवाइड होता है। स्पेकुलेशन मतलब आपका इंट्राडे ट्रांजैक्शन जिन्होंने किया रहेगा उसका PNL आएगा। ओके, फिर शॉर्ट टर्म मतलब जिन्होंने लाइक आज लिया 2 दिन बाद बेच रहे हैं, महीने भर बाद बेच रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के ऊपर वाले जो जिन्होंने बेचा रहेगा वो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में दिखाएगा। तो ये मैंने क्यों बताया, उसका कारण है, जो भी बताता हूँ उसका कारण है। कारण इधर है, ये जो टिक मार्क दिख रहा है ना वो गड़बड़ है। अब क्या होता है पता है, हम लोग ध्यान नहीं देते, घाई घाई में ना यहाँ से ईयर डालेंगे और PNL एक्सेल या PDF में निकाल के दे देते हैं हम लोग, पर ये नहीं देखते कि यहाँ पे टिक किया हुआ है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। एम आई ऑडिबल टू? संजय भाई और रशेष भाई बोल रहे वॉइस प्रॉपर नहीं है। ऑडिबल है, पता नहीं फिर क्यों नहीं आ रहा है। ओके, थैंक्स। तो यहाँ पे ना हम लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं पता है, हम लोग ये ऑप्शन नहीं देते, घाई घाई में हम देखते नहीं है। ये यहाँ पे ना ऑप्शन टिक किया हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, स्पेक्युलेटिव और एक्सक्लूड STT। तो ये ऑप्शन को ना अनटिक करके रिपोर्ट निकाल के दीजिए, दिया करिए। क्यों? इसका पंगा क्या पता है, अगर आपने अनटिक नहीं किया ना तो दिक्कत ये हो जाएगा कि ये स्पेक्युलेटिव और शॉर्ट टर्म, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन मिक्स होकर का PNL जनरेट होगा। तो बाद में क्वेश्चन आएगा आपसे कि यार मुझे तो मेरा ट्रांजेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा, इंट्राडे कौन सा और स्पेक्युलेटिव कौन सा है। तो ये ऑप्शन बना के रखा है, जिसको जैसा चाहिए आप वैसा निकाल के दे सकते हो, ये ऑप्शन बनाया है। पर जिसको नहीं चाहिए तो उसको अनटिक कर दो और फिर यहाँ से निकालो तो बेटर रहेगा। और लास्ट जो इसमें चेंजेस आया है अब वो बता रहा हूँ, रिसेंटली लास्ट 1 मंथ बैक चेंज आया हुआ है। चेंज क्या है, अब पहले क्या होता था, पहले नहीं, आई मीन टू से एक कंसेप्ट बताता हूँ। आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका कस्टमर, या आप खुद ले लो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट रहेगा तो, आप अगर एक ब्रोकिंग फर्म से दूसरे ब्रोकिंग फर्म में शेयर ट्रांसफर करते हो तो क्या वो रेट पे शेयर ट्रांसफर होता है जिस रेट पे आपने परचेस किया था? यस और नो? राइट, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। तो जिस रेट पे ट्रांसफर होगा जो उस दिन का क्लोजिंग रेट है, तो जब अगर सपोज एंजल से मोतीलाल ओसवाल में स्टॉक आ रहा है और मेरा PNL कैसे बनेगा फिर मोतीलाल का,
कि जो क्लोजिंग रेट के हिसाब से फिर जो ऊपर नीचे जाएगा तो मेरा पीएनएल बनेगा, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। क्लाइंट तो बोलेगा भाई मैंने तो ये रेट पे थोड़ी लिया था, मैंने तो ये रेट पे शेयर ट्रांसफर होके आया उस दिन, मेरा रेट तो एक्चुअल कुछ और है जिस रेट पे मैंने लिया था, तो मुझे मेरा पीएनएल वैसा चाहिए जिस रेट पे मैंने लिया है। तो उसको आप ठीक कैसे करोगे? तो कभी कोई ऐसा आता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, इक्विटी एमओएफएसएल और नॉन एमओएफएसएल। उसके लिए आप लोगों को एक ऑप्शन दिया गया हुआ है कैपिटल गेन में, इक्विटी एमओएफएसएल नॉन एमओएफएसएल, जिसके अंदर आपको एमओएफएसएल ट्रांसफर इन में जाना है। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक दिखाई दे जाएंगे जो बाहर से आए हुए हैं, और हर स्टॉक के बाजू में एडिट आइकन दिया हुआ है। तो आप 1 बाय 1 एडिट पे क्लिक करके जिस रेट पे, जिस डेट पे उन्होंने, क्लाइंट ने जब खरीदा था, वो डेट और रेट आप अपडेट कर दो। अगले दिन 24 आवर्स के बाद अगर आप पीएनएल देखोगे आपका परफेक्ट रहेगा। अगर उतना भी मेहनत नहीं करना है तो बल्क अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेल में सारा डिटेल फिल करके अपलोड कर दो यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप स्टेटस भी व्यू कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि अपलोड प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। तो ऐसे आपका पीएनएल करेक्ट हो सकता है। उससे ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो पढ़ ले, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएनएल। ओके, और इसके अंदर हमने बिजॉप्स के अंदर सौदा समरी भी दिया हुआ है। यस, यू कैन एडिट द पोर्टफोलियो, आई मीन टू से लाइक बाहर से जो आया हुआ है आपका, जो आप एडिट क्या कर पाओगे। हाँ, आपको आपके मन का कोई स्क्रिप्ट ऐड करना है फॉर व्यूइंग पर्पस तो आप कर सकते हो, बट इट विल नॉट कंप्यूटेड इन पीएनएल। नॉन एमओएफएसएल सेल यू कैन एडिट इट, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड हरमन भाई। बाय रेट आप अपडेट कर सकते हो, तो जो रेट पे क्लाइंट ने एक्चुअल बाइंग किया था उनसे रेट और वो तारीख लेनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट नोट के हिसाब से, तभी उनका करेक्ट पीएनएल अपडेट होगा। वही मैंने आपको सिखाया अभी, ठीक है। तो बिजॉप्स के अंदर हम आ गए हैं। बिजॉप्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, बिजॉप्स के अंदर देखो आपको कॉमन क्वेरी आएगा रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे आपको ट्रेड में सौदा समरी दिया हुआ है, रिपोर्ट में, ट्रेड में, सौदा समरी। तो यहाँ पे आपको सौदा समरी सारे सेगमेंट का है, कैश, एफओ, करेंसी, कमोडिटी, जिस लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल है, जिस क्लाइंट का चाहिए आप समरी वाइज, डिटेल वाइज दोनों निकाल सकते हो। डिटेल निकालोगे तो ये सब का झंझट नहीं रहेगा, मार्केट रेट के हिसाब से चाहिए कि नेट रेट के हिसाब से चाहिए, ये देखो ये सब ऑप्शन गायब हो जाएंगे। तो पूरा एकदम डिटेल मैनर में आएगा। समरी में किए करोगे तो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपको क्लाइंट को कैसे देना है, नेट रेट के हिसाब से देना है कि मार्केट रेट के हिसाब से देना है। तो वैसे आपका सौदा समरी अवेलेबल किया गया है। फिर एमआईएस में आपको टर्नओवर भी दिया हुआ है कि अगर क्लाइंट मांगता है कि मेरे पूरे साल में कितना टर्नओवर हुआ, कितना ब्रोकरेज मैंने दिया, कितना स्टैम्प ड्यूटी, टर्नओवर टैक्स वगैरह चार्जेस भरा, जीएसटी भरा, उसका रिपोर्ट अवेलेबल है, उसका भी आप निकाल के दे सकते हो। ठीक है, अगर इतना सब अलग अलग नहीं देना है, आईटीआर का जो ऑप्शन में एमओजीनी में बताया वो कर दो, सब ऑटोमेटिकली सब क्लाइंट को चला ही जाने वाला है। ठीक है, सो इतने सारे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जैसे कि ऑलमोस्ट में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको पता ही है, जो रेगुलर क्वेरीज आते हैं मैंने वो आपको गाइड कर दिया है। और इसमें फिलहाल तो इतने ही रिपोर्ट्स है जो ज्यादातर यूज होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, रिसेंटली रिलीज हुआ है, ध्यान रखो, मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा आया हुआ है, रिसेंट सर्कुलर है। सर्कुलर ये है कि पहले क्या था कि हम डीपी स्कीम चेंज करते, खाली साल में अप्रैल में ही अलाउ होता था, राइट, डीपी स्कीम चेंज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अप्रैल का एक महीना रहता था जहां पे हम क्लाइंट का डीपी स्कीम फ्री में चेंज करते थे। बट अब वो तो है ही, पर एक और ऑप्शन आपके लिए आ गया है। 1 अप्रैल 2021 से, मतलब आज से 15 दिन पहले वो नियम लागू हुआ है। 1 अप्रैल से सभी बिजनेस पार्टनर्स को एक ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर किसी क्लाइंट का ये ईयर में अकाउंट ओपन होता है, स्कीम चेंज साल में 2 बार फ्री है। स्कीम चेंज चार्ज, डीपी स्कीम चेंज आप साल में 2 बार नए डीपी का फ्री में कर सकते हो। ओके, स्कीम चेंज चार्ज आपको नहीं लगेगा, डीपी स्कीम चेंज चार्ज। सेकेंड, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वही कस्टमर का साल में 1 बार फ्री रहेगा उन्हें। जहां अभी करंट अगर ओपन कर रहे हैं तो साल में 2 साल फ्री है। जैसे कि आज मैं आशीष गुप्ता आपके अंदर ओपन कराता हूं तो मुझे 2 साल एप्लीकेबल है। ठीक है, और मेरा अकाउंट में नेक्स्ट ईयर में गया
में अकाउंट मेरा एक्टिव है तो साल में मेरे को फिर एक ही बार मिलेगा। तो हर नए अकाउंट को 2 बार स्कीम चेंज मिलेगा। बाकी पुराने कस्टमर जो भी हैं या फिर 1 साल के बाद के कस्टमर जो भी है उनको सिर्फ वन टाइम एप्लीकेबल है। ओके, ये एक बेनिफिट आ गया है आप लोगों को। सेकंड, सर्कुलर नंबर प्लीज। तो सर्कुलर नंबर मैडम सर जो भी है आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। इंफॉर्मेशन में सर्कुलर जाओगे, 1 अप्रैल बोला, ये वाला सर्कुलर ध्यान रखना, अभी रिसेंटली आया हुआ है। दूसरा सर्कुलर जो काम का है आप लोगों के लिए, ये देखिए सर्कुलर नंबर 4967/34 डीपी अकाउंट एएमसी बिलिंग एंड स्कीम चेंज चार्जेस 1 अप्रैल को लागू हुआ है। ठीक है, तो ये सर्कुलर क्या कहता है कि इसमें स्कीम चेंज का बताया और एएमसी के बारे में बताया है। जहां पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या एएसी जो है, ओके, वो जो है उसमें कैसा रहेगा कि सपोज अगर आपके यहाँ पे कोई नया अकाउंट ओपन होता है तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको स्टार्टिंग में लग जाता है क्लाइंट को। बट हम क्या करेंगे, अब पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम देखेंगे कि क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट है कि नहीं। ओके, अगर क्रेडिट होगा तो तुरंत लग जाएगा। बट अगर 15 दिन के अंदर क्रेडिट नहीं आता है उनका, या कोई फंड ट्रांसफर नहीं आता, या कोई बिल क्रेडिट का पोस्ट नहीं होता, तो 16वें दिन 16th डे ऑफ दैट फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डेबिट एंट्री पोस्ट हो जाएगी एएमसी की या एएसी की। तो वो ध्यान रखना है। तो पहले कैसा था, अकाउंट ओपन हुआ अगले दिन लग गया, तो वैसा नहीं है। 16वें दिन तक हम देखेंगे कि भाई क्रेडिट आ रहा है या पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो लगाएंगे। अगर नहीं आता तो 16वें दिन लग जाएगा। और मैंने दूसरा तो बता ही दिया कि स्कीम चेंज साल में 2 बार फ्री रहेगा नए बिजनेस पार्टनर, नए क्लाइंट्स के लिए। ओके, और पुराने क्लाइंट या 1 साल के बाद के क्लाइंट उनके लिए सिर्फ एक बार फ्री रहेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख देना। तो ये था एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब वन बाय वन जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं चैट पे, तो मैं एड्रेस कर देता हूँ जितना हो सकता है। सो पहला क्वेश्चन